आप में से कितने लोगों ने, नीलुभा है, जिग्नेश है, निहार है, 3 लोग हैं। मेरे पास सभी के असाइनमेंट्स अभी आए नहीं हैं, तो आप लोग अपना सबमिट कर दीजिएगा असाइनमेंट, है ना। कल मुझे मिल जाएंगे, कल या परसों मुझे मिल जाएंगे, मैं कलेक्ट कर लूँगी। हाँ ठीक है। लेट सबमिशन के लिए फिर अदरवाइज कुछ नंबर मुझे काटने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि मैंने बिल्कुल टाइम से आप लोगों को असाइनमेंट्स दे दिए थे। ठीक है। एक मिनट, बुक को जरा लोड करना पड़ रहा है, लोड हो जाए तो उसके बाद करती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग रिवीजन की, ना। तो देखें क्या क्या चीज़ें आपको याद हैं, बताइए, कहीं से शुरू किया जाए, है ना। अच्छा सबसे पहले हाँ रिवीजन करें, रिवीजन तो हम लोग बुक रीडिंग के साथ करेंगे। तो मुझे सबसे पहले ये बताइए कि कौन सी, कोई टॉपिक जो आपको स्पष्ट ना हुआ हो, क्लियर ना हुआ हो, तो पहले क्लियर कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है रीडिंग को शुरू करते हैं, ठीक। कोई ऐसा है जिसको कोई टॉपिक क्लियर ना हुआ हो और पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए, तो उसको क्लियर करें फिर आगे बढ़ें। सब कुछ क्लियर है? चलिए तो देखते हैं, बस एक रैंडम टेस्ट लेकर के देखते हैं आपका। बताइए, एक मिनट ना। जितने लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं जरा वीडियो ऑन कर लें। बताइए आवर्तनशीलता क्या है, क्या समझते हैं आवर्तनशीलता से, बताइए। जिग्नेश बताएं। आवर्तनशील यानी कि सर्व सृष्टि का जो चक्र चल रहा है वो उसमें सीमित से चले। सृष्टि का चक्र, सृष्टि का चक्र मतलब क्या है बेटा? सृष्टि चक्र मतलब क्या, कि पहले सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, ये सृष्टि चक्र? नहीं, वो नहीं। हाँ फिर क्या है आवर्तनशीलता? देखिए आपने लिखा है इसमें, है ना, आवर्तनशीलता क्या है इसके बारे में लिखा है, बताइए। हाँ यानी कि शरीर पोषण और संरक्षण, समाज की गति और सब आवश्यक वस्तु श्रम में नियोजक पूर्वक वो प्राकृतिक खेती की निरंतरता हम्म को जैसे बनाए रखे। और ये पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहे। हाँ हाँ, पीढ़ी दर पीढ़ी, ये हाँ मानव परंपरागत। हाँ, मानव बना के रखता है इसको। मानव अगर हम्म। ना बना के रखे तो ये सब खत्म कर देगा, पूरी धरती को आग लगा देगा, और आग लगाने की स्थिति में खड़ा है मानव, है ना। हम्म। नहीं समझेगा तो बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है आवर्तनशील खेती क्या है, डीलू भा बताएं। ये शब्द है ना, देखिए मैंने कहा शब्द हैं, अर्थ यहाँ पर नए हैं। हम्म तो क्या है आवर्तनशील खेती? सबका पोषण। हम्म सबका पोषण मतलब किसका पोषण? खेत खेती से हम्म ये जुड़े सब हुए। उत्तर लिख के आएंगे आप, ये सब उत्तर लिखेंगे? ये एग्जाम की तैयारी है आज, आज का जो दिन है, आज और कल 2 दिन, है ना। जितने भी लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं तो वीडियो ऑन करके जरा एक ऑनलाइन का विधिवत क्लासरूम का अभ्यास भी करना आवश्यक है।
देखिए ये वाला जो सेमेस्टर रहा, इस सेमेस्टर में हमारा प्रयोजन इतना रहा कि हम आपको ऑब्जर्व करें। हमने आपको बहुत सारा दिशा निर्देश दिया नहीं है, आप स्वयं स्फूर्त विधि से इसमें मन लगाए नहीं लगाए, ये सब हमारे ऑब्जर्वेशन का मुद्दा रहा, है ना। फिर जहां आवश्यकता पड़ेगी वहां पर दिशा निर्देश देंगे ही। आप उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं, हिना बहन, ज्वाइन कर सकते हैं अपने ये मशीन से, है ना। मशीन मतलब कंप्यूटर से, जो आपका स्क्रीन है बड़ा वाला। ठीक है, तो भाई बताया जाए आवर्तनशील खेती क्या है, कौन बताएगा? प्रवीण बताएंगे? बाबू अटेम्प्ट कीजिए, कुछ याद है कि नहीं याद है? आवर्तनशील खेती यानी कि हमें प्रकृति से जितना चाहिए और इतना ही लेना चाहिए। देखो, तरीका बड़ा सिंपल है प्रवीण। जी। भूमि की उर्वरता, 3 चीजें अपने पास है मानव के अलावा, है ना। जमीन है, पेड़ पौधे, जीव जानवर है। तो परिभाषा शुरू होती है भूमि की उर्वरता को बनाए रखते हुए, है ना। जो जमीन है वो उर्वरा बनी रहे। अभी जो खेती है इसमें जमीन पेट्रोलियम डाल देते, जिसको हम यूरिया डीएपी बोल रहे हैं। तो नमक किसी भी भूमि में डाल दिया तो वो तो अनुर्वरा हो गई। ठीक है, तो भूमि की उर्वरता को बनाए रखते हुए सबसे पहली बात। दूसरी बात, हिना बहन म्यूट कर लीजिए, मैं इसीलिए आज अपने उससे जोड़ा है। हाँ ठीक है ना। फिर लिखा हुआ है प्राकृतिक नियमों। प्राकृतिक नियम कौन से? ये जो हमारे जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधों का संतुलन है ना। इस प्राकृतिक नियमों का पालन करते हुए और सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करते हुए परिवार की आवश्यकता से अधिक उत्पादन को पा लेना, है ना। उसके अलावा जो बचा उसको एग्रो प्रोसेसिंग कर देना, प्रसंस्करण विधि द्वारा आगे समाज में विनिमय कर देना, को कह रहे हैं आवर्तनशील खेती। आवर्तनशील खेती बहुत बेसिक सी चीज है कि तीनों अवस्थाएं जो है संतुलित रहें और मानव मानव की परस्परता में जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनका उत्पादन होने के बाद हम प्रसंस्करण करके या एग्रो प्रोसेसिंग करके उसका विनिमय कर लें। विवेचाण से पहले विनिमय की बात करती है आवर्तनशील खेती। ठीक है, बढ़िया है। चलो, आवर्तनशील खेती का मूल आधार क्या है बताओ? प्रश्न आएंगे और क्या, पेपर आउट है आपका तो। आपका तो पूरा का पूरा कंटेंट जो पढ़ा है वही पूछेंगे। आवर्तनशील खेती का मूल आधार क्या है? न्याय, सामाजिक न्याय, संतुलन प्राकृतिक और संतुलन और आवर्तनशील। चारों अवस्थाओं में परंपरा की शांतता। बहुत बढ़िया, ठीक है, इनको याद करके रट के रखिएगा, ये सब आएगा जी इसमें, मैम। है ना। ठीक है, चलो और प्रश्न है आपके लिए। चलिए, अब अगला प्रश्न है विचार व्यवहार और व्यवसाय में मध्यस्थ क्या है। ये जो पूरा दर्शन है मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद, इसमें 3 बिंदुओं पर हमको काम करना है। पहला हमें काम करना है विचार पर, दूसरा काम करना है व्यवहार पर, तीसरा काम करना है व्यवसाय पर। और व्यवहार और व्यवसाय इन दोनों में अपने आप काम होता है। अगर हमारा विचार पर काम होता है मतलब विचार में यदि हम सही वस्तु तक पहुंचते हैं तो व्यवहार और व्यवसाय अपने आप सही हो जाता है ना। तो विचार में मध्यस्थ क्या चीज है, हिना बहन बताइए, विचार में मध्यस्थ क्या है? कौन बताएगा, किसको याद है विचार में मध्यस्थ किस चीज का दर्शन है? विचार में मध्यस्थ का दर्शन है, क्या है मध्यस्थ? याद आ रहा है किसी को? लीलू भा बताइए, सुहानी बताएं इसके बाद। समाधान, करेक्ट, विचार में मध्यस्थ है समाधान, व्यवहार में मध्यस्थ न्याय, न्याय, वेरी गुड। और व्यवसाय में मध्यस्थ व्यवस्था, चारों अवस्थाओं में संतुलन। करेक्ट, इसका नाम है नियम। बहुत बढ़िया, ये भी ठीक है, जो उत्तर आपने दिया उस पे भी नंबर तो पूरे मिले, है ना। आपको ये बातें समझ में आती हैं जब बोल रहे हैं? विचार में मध्यस्थ है समाधान, है ना।
ऐसा विचार जिसमें समाधान है, वहां पर अपने आप ये विचार क्या है, संतुलित है, स्थिर है ना। व्यवहार जहां पर न्याय है उसमें वैसे ही मन प्रसन्न है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और हमने क्या बात पढ़ी है ना, आवर्तनशील खेती के लिए कुछ अपने पास सिद्धांत थे, 6 सिद्धांत हैं। क्या सिद्धांत हैं आवर्तनशील खेती के, कौन बताएगा? संतुलन का सिद्धांत। संतुलन का सिद्धांत क्या है? संतुलन का सिद्धांत वो ताप संतुलन, वो सब संतुलन बनाए रखे, वो ताप संतुलन, जल संतुलन, बढ़िया। उपयोगिता, पूरकता के संतुलन। हाँ, बढ़िया बढ़िया, जल संतुलन का जल सिद्धांत। वायु ताप। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पहला सिद्धांत है आत्मनिर्भरता का सिद्धांत, है ना। दूसरा सिद्धांत संतुलन का सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत आपने लिखा है, क्या लिखा है पता नहीं, समृद्धि का। समृद्धि का सिद्धांत। हाँ, समृद्धि का सिद्धांत। फिर है पौष्टिकता का सिद्धांत, पोषण का सिद्धांत होना चाहिए ना, सामाजिक न्याय का सिद्धांत और आवर्तनशीलता का सिद्धांत। ये 6 सिद्धांत हैं, इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, कुछ ना समझ में आए तो पूछ लीजिएगा, अभी रिवाइज कर लेंगे। और बताइए, मानव में 5 व्यवस्थात्मक कार्यक्रम होते हैं, है ना, जो पाषाण काल से लेकर के अभी तक भी मानव करने का प्रयास कर रहा है, बस सही नहीं कर पा रहा है, लेकिन मानव इसके इर्द गिर्द घूम रहा है। तो कौन से 5 व्यवस्थात्मक कार्यक्रम हैं? पांच व्यवस्थात्मक कार्यक्रम, ये मैंने आपको बताया था। आपको मैंने ये भी बताया था कि आज की परिस्थिति में इसको हम कैसे ढूंढ रहे हैं। जैसे कि सबसे पहला है शिक्षा संस्कार। तो शिक्षा संस्कार को हम क्या सोच रहे हैं कि आदमी पैसा कैसे कमाए, इसको हम शिक्षा संस्कार कह रहे हैं। फिर क्या है, याद आ रहा है कुछ? शिक्षा संस्कार के बाद न्याय सुरक्षा, उत्पादन कार्य, सुरक्षा, विनिमय कोष, हाँ विनिमय कोष और उत्पादन स्वास्थ्य स्वास्थ्य संयम। संयम। ये 5 ही कुल व्यवस्थात्मक कार्यक्रम हैं। ये बातों को ध्यान में लीजिए कि अभी तक भी कुल हमारी गवर्नमेंट कुल मिला के यही 5 का काम कर रही है। आज की सरकार के ऊपर ये जो हमने डाल रखा है ना ये काम करना, तो गवर्नमेंट क्या करती है? शिक्षा संस्कार के नाम पे स्कूल खोलती है, न्याय सुरक्षा के नाम पे कोर्ट होता है, पुलिस होती है ना, स्वास्थ्य संयम के नाम पे हॉस्पिटल खोलती है, उत्पादन विनिमय के नाम पे यहाँ तो सरदार वल्लभ भाई पटेल खेती, है ना, वो सब खोल के रखा है, और वस्तुओं जो उत्पादन करने में सब्सिडी देना और वेचाण करने के लिए उसका मूल्य निर्धारित करके किसानों का शोषण करना। अभी तो सरकार ये कर रही है ना। तो पूरी सरकार भी मिल करके यही कर रही है। इसके अलावा कोई प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर रहा है तो मूलतः यही काम कर रहा है ना। तो मानव जाति में कुल 5 व्यवस्थात्मक कार्यक्रम हैं। ये सारे व्यवस्थात्मक कार्यक्रम सही से कैसे हो जाएं, इसका नाम है आवर्तनशील अर्थशास्त्र, जिसका एक जो उत्पादन ना कहे, संपादन वाला भाग और थोड़ा सा उत्पादन का प्रैक्टिकल आपने किया है, इतना भाग आपने सेमेस्टर 1 में पढ़ लिया है ना। आपने पढ़ तो खैर बहुत ज्यादा लिया, आपने परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था का भी थोड़ा खुशबू तो आपको आ ही गई है। ठीक है, खेती करते समय ध्यान रखने योग्य सावधानियां क्या क्या हैं, बताइए। खेती करते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है? जैसे बाजार के डिमांड में हम्म सप्लाई के चक्र से वो जैसे मुक्त रहना है। फिर सरकार बाजार के नहीं जाना है। पहला हमारा हाँ, काम है, हमको बाजार के कुचक्र से निकलना है। सिंपल तरीका है रासायनिक हमारे खाद, आसपास। हाँ बोलो बोलो, यस। रासायनिक खाद का कम उपयोग करना। कम नहीं, करना ही हाँ नहीं है। सॉरी, करना ही रासायनिक नहीं खाद है। जैसा कुछ होता ही नहीं है। खाद होती है, खाद मतलब जिसको खा सके। कौन खा सके? मिट्टी जिसको खा सके उसका नाम होता है बेटा खाद। खाद मतलब जिसको खा के उसमें पोषण आए उसको बोलते हैं खाद, है ना। जैसे हमारी गोबर की खाद होती है। और ये जो रासायनिक एक्चुअली नाम होता है सॉल्ट। इसको हम जब हम एक्चुअली केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो इसको बोलते हैं केमिकल सॉल्ट्स। सॉल्ट्स मतलब नमक। तो
तो नमक, और हिंदी में और गुजराती में कैसे बोलते हैं? रासायनिक खातर। ये खातर है ही नहीं, जमीन इसको खा नहीं सकती है। खा के मतलब उसको हजम कर लेना। और सॉल्ट को क्या करती है? जमीन उगल देती है ना। अब जब बारिश होती है तो कहते हैं ना छार धोएगी, तो छार मतलब नमक, धूल, नमक धरती के ऊपरी भाग में आता है, ये उसका स्वयं स्फूर्त डिजाइन है। नमक को धरती पचा नहीं सकती है ना, पचाती तो वो बंजर हो जाती है, तो फिर वो धरती नहीं रहती या मिट्टी नहीं रहती, है ना। तो रासायनिक खाद अपने आप में जो शब्द है ना, ये बहुत गुमराह करने वाला शब्द है, ये भ्रम फैलाने वाली चीज है। जैसे हम लोग जो जहर डालते हैं, जो केमिकल पॉइजन लिखा रहता है, क्या बोलते हैं? हम खेतर में दवा डाल रहे हैं। आप दवा नहीं, जहर डाल रहे हैं, है ना। तो ये सब बातों को और सटीकता से सोचना, क्योंकि सोचना हमारे लिए आवश्यक है। अगर हम सोचेंगे, किसान, प्रेम सिंह जी ने क्या कहा, किसान यदि विचार करेगा तो फिर व्यवहार और व्यवसाय सही करेगा। विचार में यदि समाधानित होगा तब फिर व्यवहार और व्यवसाय से एक संतुलनकारी व्यवस्था को खड़ा कर पाएगा, है ना। बहुत बढ़िया। चलो, तो बाजार में जो डिमांड और मांग और आपूर्ति के चक्र से कुचक्र में नहीं पड़ना, और इस नहीं पड़ने के लिए, है ना, हमारे पास जो परिवार के समूह है उसमें ही इसका विनिमय करने की पद्धतियों को विकसित करना। फिर और बताओ, रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं करना है। फिर क्लाइमेट चेंज। इसमें 4 बिंदु आप लोगों को खास लिखे हुए हैं, वो 4 बिंदु को खास ध्यान रखें। ये तो है ही, आवर्तनशील खेती कैसे करें, तो बैंक की जो ब्याज है इसके चक्कर में नहीं पड़ना। ये सब ऐसे कुचक्र हैं जो किसान को खा जाते हैं, है ना। तो बैंक के ब्याज से, प्रकृति के बदलते स्वरूप से, मतलब जो हिना बहन ने कहा क्लाइमेट चेंज से, है ना, और सरकार के मूल्य नियंत्रण के हस्तक्षेप से। हमेशा अपनी उत्पादित वस्तु का मूल्य निर्धारण करने का अधिकार मेरे हाथ में होना, है ना। तो मैं जब भी कोई संपादित वस्तु, मतलब जैसे ये आपको बताया था अच्छे से, कि जब भी, है ना, खेती किया और खेती करने के बाद वस्तु को बेचा, तो फिर उसके मूल्य का निर्धारण का अधिकार मेरे पास नहीं होता है। लेकिन अगर हमने प्रसंस्करण किया, प्रोसेसिंग किया, तो मूल्य निर्धारण का अधिकार मेरे हाथ में आ जाता है। ठीक है, तो ये बात हमेशा, बिना प्रोसेसिंग के हमको कोई भी वस्तु बाहर देनी नहीं है। ठीक है, चलो, और मुझे बताइए स्वायत्त मानव के 5 लक्षण कौन से हैं? देखें किसको याद है, याद करके आइए। ये सब पेपर में प्रश्न पूछे हैं मैंने। स्वायत्त मानव के 5 लक्षण। विचार, बीज, फिर जल नहीं, स्वायत्तता, ना 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 ना, स्वायत्त मानव के। आपने स्वायत्त किसान, किसान के बता किसान, दिया, हाँ, स्वायत्त मानव। न्याय स्वायत्त न्यायपूर्ण व्यवहार। है तो सही, लेकिन इसके 5 लक्षण का एक क्रम है। सबसे पहले क्या, फिर दूसरा क्या, तीसरा क्या, चौथा, पांचवा क्या। स्वायत्त मानव बनता है चेतना विकास मूल्य शिक्षा से। जब चेतना में परिवर्तन होता है, मानसिकता में परिवर्तन होता है बेटा, उसके बाद ये स्वायत्त मानव दिखाई पड़ता है। सबसे पहला उसका सद्गुण है स्वयं में विश्वास। स्वयं में विश्वास का मतलब क्या है? कि मैं हर बात को समझ सकता हूं। स्वायत्त मानव का सबसे बड़ा सद्गुण है जिज्ञासु होना, है ना, स्वयं में विश्वास। दूसरा है श्रेष्ठता का सम्मान, है ना। तो ये जो स्वायत्त मानव है, अपने आप इस साइकिल से निकल जाता है, जो श्रेष्ठता देखते हुए भी सम्मान न कर पाने की प्रवृत्ति होती है ना, या दिख ही नहीं पा रही होती, जो भी प्रवृत्ति रहती, कुप्रवृत्तियों से निकलता है। स्वयं में विश्वास, श्रेष्ठता का सम्मान, प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन। जैसी समझदारी है उस समझदारी के अनुरूप जीना, उसको कह रहे हैं प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन। उसके बाद व्यवहार में सामाजिक और व्यवसाय में स्वावलंबी। ये 5 सद्गुण हैं। इसको मैंने आपको पढ़ाया था, इसको लिख लीजिए अगर आपके पास लिखा हुआ नहीं है, पूछा जाएगा एग्जाम में। स्वायत्त मानव के 5 लक्षण: स्वयं में विश्वास, श्रेष्ठता का सम्मान, प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन, व्यवहार में सामाजिक और व्यवसाय में स्वावलंबी।
हम्म चलिए अगला प्रश्न बताइए मुझे। अगला प्रश्न है कि जो मून साइकिल, जो जनक सर ने क्लास ली थी उसमें आप लोगों को पढ़ाया था, ये जो मून साइकिल होता है, चंद्रमा का जो साइकिल होता है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है जब हम कटाई करते हैं उस पर और बुआई करते हैं उस पर। बुआई कटाई पर क्या प्रभाव पड़ता है चंद्रमा के साइकिल का? यदि हम इस चक्रीयता को समझते हैं तो किस तरीके से इससे हम उपयोग कर सकते हैं इस ज्ञान का, बताओ। पूर्णिमा के दिन भेज ज्यादा रहता है और हम्म अमावस्या के दिन कम से कम होता है। हाँ, तो इससे क्या फायदा? जैसे इससे हाँ अमास में चंद्र दूर जाता है तब पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो ज्यादा काम करता है। सही है। तो इससे क्या हमें क्या फायदा हुआ? किसान की तरह क्या फायदा नुकसान सोचे? हम अमावस्या के दिन जैसे कटाई करेंगे तो अमास ज्यादा देर तक, क्योंकि पानी की मात्रा नहीं होगी तो ज्यादा देर तक स्टोर कर पाएंगे। करेक्ट, बहुत बढ़िया। तो बीज में यदि मॉइस्चर का कंटेंट कम हो गया तो उसमें कीट लगने की संभावना न्यूनतम हो जाती है ना। और इसी तरीके से पूनम के समय में यदि बिजाई करेंगे तो अपने आप ही पौधे जल्दी से उगाएंगे क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट बढ़ा हुआ है। बहुत बढ़िया। दीदी आपने वो 4 बताया ना, मैं लिखने में वो लिखा नहीं। मैं आपको लिख करके उसका अभी मैसेज ग्रुप में डाल दूंगी, ठीक है, सभी के लिए। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा मैंने इसको पढ़ाया तो है ना, स्वायत्त मानव के 5 लक्षण, मुझे याद है कि मैंने इसको बताया है क्लासरूम में, तो आपकी नहीं, नोटबुक में भी लिखा नहीं है, वही मैं देख रही हूँ। लिखा नहीं है? ठीक है, नहीं। मैं लिख के भेज दूंगी। मैंने करी है, इस पे बात करी है, लेकिन मुझे याद है कि बराबर ये बात हुई, किसी एक क्लास में ही हुई है। ठीक है, वो लिखवाया नहीं होगा उस कभी कभी ना लास्ट के क्लासेस में मैं आपको नोट्स लिखवाना कम कर दिया था, आपसे बातें ही ज्यादा कर रही थी मैं, है ना। तो पहले मैं लिखवा देती थी तो आप लोगों ने लिखा हुआ है, उसके बाद फिर लिखवाना कम किया है तो वो हो गया है। चलो, प्रकृति सहज 4 अवस्थाओं का चार्ट, ये आपके एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाएगा और आपको ऐसे ही चार्ट बनाना होगा। अच्छे तरीके से साफ सुथरा चार्ट बनाएंगे तो मैं पूरे नंबर दूंगी आपको, है ना। 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? बोलो सुहानी। 4 पदार्थ, प्राण, अवस्थाएं। जीव, ज्ञान। और इसमें जो 4 चीजें हैं जिनको हम अध्ययन कर रहे हैं उनके क्या नाम है? किन 4 चीजों को अध्ययन करना है? रूप, गुण, स्वभाव और धर्म, ये 4 चीजों को अध्ययन करना है, ठीक है। अनुषंगीयता 5वीं चीज है। बताओ पदार्थ की अनुषंगीयता क्या है? पदार्थ कौन सा अनुषंगी है? अनुषंगीयता मतलब क्या? परिणाम अनुसंगी। करेक्ट, परिणामानुषंगी है। अनुषंगीयता मतलब क्या? ये हमने क्लास करी थी खूब अच्छे से डिटेल में। जैसे बीजानुसंगी, तो जैसा बीज मुझे वैसा ही। वेरी गुड। मल्टीप्लाई होने की विधि, दिलू भा, आज किसी भी चीज के मल्टीप्लाई होने की विधि, मल्टीप्लाई मतलब हू बहू वैसा हो जाना, हू बहू हो जाने की विधि, है ना। इसको बोलते हैं अनुषंगीयता। अनु मतलब होता है पीछे पीछे, संगीयता मतलब साथ साथ चलना, पीछे पीछे चलने वाली जो बात है। क्या चीज किसको फॉलो करती है? तो नीम का बीज, उसमें क्या विधि है? वो विधि जैसे ही जमीन में पड़ती तो पुनः नीम का वृक्ष, पुनः नीम का बीज, पुनः नीम का वृक्ष। इसको बोलते हैं मल्टीप्लाई होने की विधि, अनुषंगीयता। ठीक है, तो हमारे पास जो पदार्थ अवस्था है वो परिणामानुषंगी है। परिणाम अनुषंगी मतलब, परिणाम मतलब होता है अंशों की संख्या। ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इनकी संख्या लोहे के सभी परमाणुओं में एक जैसी होती है, तभी वो लोहा कहलाते हैं। ठीक है, अब इसमें बीज में है ना, बीज और वृक्ष अनुषंगीयता रहती है,
और जीव जानवरों में वंशानुषंगीय, जिस वंश में वो पैदा होते हैं उनके लक्षण वैसे ही होते हैं। मानव में ऐसा कोई नियम नहीं है, है ना। कोई व्यक्ति किसी भी, हालांकि मानव ने अपनी मूर्खतावश 4 वर्ण, 4 आश्रम, कई वर्ग, समुदाय, गरीब अमीर, रंग, नस्ल सब कुछ बनाया, लेकिन कोई कहाँ पैदा हो और उसका विचार कहाँ लग जाए, है ना, इसका जो है आप कह नहीं सकते। तो मानव जो है संस्कारानुषंगी है, वो समझ से नियंत्रित होता है और समझ को आगे मल्टीप्लाई करता है। अगली पीढ़ी भी केवल समझ को ही स्वीकार करती है, जो भी समझने योग्य नहीं है उसको अस्वीकार करके अगली पीढ़ी आगे बढ़ती है। कब तक आगे बढ़ती है? जब तक कि समझ में पूर्णता न हो जाए। ठीक है, तो इस चार्ट को आपको याद करना रहेगा, इसको मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। और मुझे ये बताइए कि व्यापक वस्तु क्या चीज है? हमने इस पर चर्चा करी है, बहुत सारी चर्चा है जो होनी शेष है, लेकिन एक पर्याप्त थोड़ी सी चर्चा हमने घंटे भर की इस पे करी है। क्या है व्यापक वस्तु? बताइए। जैसे शून्य अवकाश होता है उनको व्यापक कहते हैं। वो वस्तु क्या है? वस्तु रूप में क्या है? जैसे दो वस्तु के बीच का अंतर। करेक्ट है। हम्म, वस्तु मतलब वो चीज क्या है? चीज क्या है? व्यापक वस्तु के अलावा दूसरा प्रश्न है जीवन परमाणु। क्या आप लोगों को जीवन परमाणु स्पष्ट है? क्या है जीवन परमाणु? आत्मा और आत्मा। चित्त वृत्ति, आत्मा मन, मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा। बुद्धि आत्मा। कितने अंश हैं इस परमाणु में? 61 अंश। 60 अंश। बहुत बढ़िया, बढ़िया। अगर व्यापक वस्तु और जीवन परमाणु नहीं समझ में आया है तो उसको मैं आपको कल समझा भी सकती हूँ, है ना। अगर ये नहीं समझाए, ये दोनों प्रश्न आएंगे आपके पेपर में रखे होंगे, तो आप मुझे कहेंगे तो मैं समझाने आ जाऊंगी कल क्लास में, है ना। हाँ जी, आ जाइए दीदी। आ जाए, ठीक है, तो कल हाँ। आ जाएंगे, है ना। इसको थोड़ा सा समझ लेंगे और ठीक है। आवर्तनशील खेती वाला भाग मुझे लगता है कि आपको समझ में आए। इसके बाद प्रश्न है आवर्तनशील किसान की स्वायत्तता के 5 लक्षण। बताइए हिना बहन, अभी जो आप बता रहे थे ना वही बताना है। क्या है 5 लक्षण आवर्तनशील किसान की स्वायत्तता के? जैसे विचार स्वायत्त, हाँ, वेरी गुड। बीज, जल, ऊर्जा और खाद्य स्वायत्त। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अब एक और प्रश्न है, प्रचलित भौतिक शास्त्र और आवर्तनशील अर्थशास्त्र में क्या अंतर है? जो अभी जो प्रचलित भौतिक शास्त्र है, जो कि हम आपको पढ़ा नहीं रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में तो सारा वही भरा हुआ है ना। और एक है जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, है ना। भाई देखो, ऐसा भी कुछ है जिसकी तरफ ध्यान बार बार आपका दिलाया जा रहा है। तो क्या है, क्या अंतर समझ में आता है? जैसे भौतिकवादी अर्थशास्त्र मुद्रा को ही धन मानता है, और ये अर्थशास्त्र है जो वो प्रकृति को ऐश्वर्य मानता है। वेरी गुड। और भौतिकवादी जो अर्थशास्त्र जो है वो मानता है कि संसाधन सीमित है और आवश्यकता असंख्य है, जबकि आवर्तनशील अर्थशास्त्र मानता है कि आवश्यकता सीमित है और साधन भी पर्याप्त है। बहुत बढ़िया। और भौतिकवादी अर्थशास्त्र मानता है कि जनसंख्या गुणात्मक रूप से बढ़ रही है, और आवर्तनशील अर्थशास्त्र मानव को जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति का एक विकासात्मक स्वरूप पहचानता है। बहुत बढ़िया।
और भौतिकवादी अर्थशास्त्र खनिज वन और जीव को दोहन और शोषण के लिए मानता है। और आवर्तनशील प्राकृतिक संसाधन खनिज वन और उसको अनुपात से अधिक उपयोग के प्राकृतिक संतुलन बिगड़ना जाए उसकी केयर। बढ़िया। भौतिकवादी अर्थशास्त्र व्यक्तिगत पूंजी या लाभ में केंद्रित है, जबकि आवर्तनशील अर्थशास्त्र परिवार को समृद्धि के केंद्र में माना जाता है। ये सब जो आप बोल रहे हैं आपको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है। आ रहा है? आ रहा है तो बढ़िया है, क्योंकि अगर नहीं आ रहा है तो हम इसको समझ सकते हैं और अच्छे से इसको वो कर सकते हैं, है ना? ठीक है, चलिए। तो मैं ये बुक मेरे सिस्टम पे पता नहीं ओपन ही नहीं हो रही है। चलो मैं इसको अलग से ओपन कर, ठीक है। और आप बताइए अगर आपको कुछ पूछना हो, नहीं तो फिर मैं बुक थोड़ा सा आपको रीडिंग करके फटाफट एक रिवीजन करा दूं, आप भी रिवीजन कर लीजिएगा, है ना? ठीक है, एक मिनट। बुक खोलनी होगी। देखिए जितना भी हम लोगों ने किया था ना वहां पर आवर्तनशील खेती के शिविर में, ये सब यहाँ पर दिखाई पड़ेगा आपको। ये पूरी किताब है, इसको लिखा है जीतू भैया ने, किताब को लिखा है ये, है ना? इसमें सब कुछ आपको मिल भी जाएगा। देखिए मैं पढ़ती जाती हूँ और आपको समझाती जाती हूँ, और थोड़ा मैं पढ़ूंगी, फिर मैं जिसका नाम लूंगी फिर वो रीडिंग आगे करेगा। तो लिखा हुआ है, प्राकृतिक एवं सामाजिक संतुलन को बनाए रखते हुए अपनी आजीविका को निकाल लेने की कला का नाम खेती है ना? प्राकृतिक और सामाजिक संतुलन। प्राकृतिक संतुलन मतलब पदार्थ, प्राण और जीव। सामाजिक मतलब मानव मानव की परस्परताएं। इस संतुलन को बनाए रखते हुए अपनी आजीविका, अपनी दाल रोटी जो है निकाल लेना, इसको कह रहे हैं खेती। फिर लिखा हुआ है, सनातन से। सनातन मतलब आदिकाल से। सनातन का मतलब अपना सनातन धर्म और सनातनी नहीं है ना? सनातन मतलब सदा सदा से। सनातन से भारतवर्ष में खेती किसानी केवल जोतने बोने और काटने का नाम नहीं रही है, अपितु परस्पर आश्रित मतलब एक दूसरे पर आश्रित एवं पूरकता पूर्वक सामूहिक जीवन पद्धति। मतलब सामूहिक जीवन पद्धति को क्या बोलते हैं? गांव। गांव ऐसी जगह जहां पे लोहार सुथार कुम्हार, है ना, ये सभी हों, इसको कह रहे हैं सामूहिक जीवन पद्धति के केंद्र में रही है। यही भारतीय संस्कृति अथवा सनातन संस्कृति के नाम से जानी जाती थी, जो कि पूरे विश्व के लिए आकर्षण का केंद्र रही है। यही यहाँ भारतीय कृषि की समृद्ध परंपरा के संबंध में सन 1889 में ब्रिटिश सरकार में तत्कालीन भारत के सचिव डॉक्टर जॉन अगस्टस वोल्केयर का पत्र उदाहरण के रूप में समीचीन होगा, जिसको उन्होंने ब्रिटिश रॉयल सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चर के भारतीय कृषि में रसायन की उपयोगिता के संबंध में मांगे गए सुझाव के जवाब में लिखा था। अब देखिए एक अंग्रेजी अफसर है, वो किस तरीके से बता रहा है भारत के बारे में, उसको कोट किया है। कह रहा है, मैं नहीं मानता कि भारतीय कृषि पिछड़ी हुई है, बल्कि मेरा यह विचार है कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, या फिर बहुत ही कम कुछ ऐसा है जिसे हम सुधार सकते हैं। मतलब उसको कोई गलती दिखाई नहीं पड़ रही है। यदि कहीं कुछ कमियां भी हैं तो वह सुविधाओं के अभाव की वजह से अधिक है, न कि किसी खराब उत्पादन प्रणाली की वजह से। मैं तो यहां तक कहूंगा कि भारत के लिए सुझाव देने की बजाय अंग्रेजी कृषि को सुधारने के लिए सुझाव देना अधिक सरल होगा। जमीन को मतलब वीड्स, अंग्रेजी में वीड्स कहते हैं ना, खड़ बोलते हैं गुजराती में, है ना, मुक्त रखना, पानी खींचने के उन्नत तरीकों का प्रयोग, मिट्टी की जानकारी तथा बीज बुआई व फसल कटाई के सटीक समय का ज्ञान, और इस संपूर्ण ज्ञान का साधारण स्तर पर पाया जाना। साधारण स्तर पर पाया जाना मतलब हर आदमी को खेती किसानी के सही तरीकों की जानकारी होना। इसको कह रहे हैं भारतीय कृषि के स्वरूप से बेहतर उदाहरण शायद ही कहीं मिलेंगे। मुझे यह देखकर अति प्रसन्नता होती है कि यह लोग मिश्रित फसल, परती भूमि व फसल चक्र के विषय में भी कितना कुछ जानते हैं। इतना तो निश्चित है कि कठोर परिश्रम, नियमितता व साधनों की उत्पादकता सहित
सूझबूझ खेती का इससे उत्कृष्ट नमूना, उत्कृष्ट मतलब बेहतर नमूना, कम से कम मैंने नहीं देखा है। तो इस तरीके की बातचीत रही। जब तक ऐसी खेती के लिए हस्तक्षेप न करने की नीति रही, किसानों का सम्मान और गांवों की स्वतंत्रता बनी रही, तभी तक विश्व व्यापार में भारतवर्ष की 22 से 27% तक भागीदारी रही। प्रकृति में संतुलन रहा। गांव से न तो कोई पलायन था, न कोई बेरोजगारी, ना ही कोई किसान आत्महत्या के लिए बाध्य था। आहार भी स्वादिष्ट और पौष्टिक रहा। ठीक है, तो इसको अब आप लोग आगे 1 मिनट देख लेती हूँ ना कितना है। चलो मैं पढ़ लेती हूँ ना, अच्छा लगेगा पढ़ने में। आज खेती को संकीर्ण अर्थों में देखा और समझा जाता है। अदूरदर्शी, अनावश्यक हस्तक्षेप किया जाता है, जिसका परिणाम क्या है? परिणाम पर्यावरण पर असंतुलन, भूमि की घटती उर्वरता, आहार की घटती पौष्टिकता, पलायन, बेरोजगारी, किसान संकट आदि अनेक रूप में सर्वत्र देखा जा रहा है। आज की खेती की वजह से ही देश की आमदनी का प्रमुख हिस्सा भी विदेश जा रहा है और किसान भी कर्ज से लदा है, जिसकी वजह से सरकारों को बार बार कर्ज माफ करना पड़ता है। भारतीय संस्कृति के मूल में रही गाय उपेक्षित है और सड़कों में मारी मारी घूम रही है। वही खेती किसानी जो देश की प्रमुख समस्याओं का समाधान थी, आज स्वयं में समस्या या समस्याओं का कारक हो गई है। आज खेती किसानी के उन सनातन नियमों के पुनः खोज की और नीतिगत प्रोत्साहन देने की महती जरूरत है, जिससे कि हम उपरोक्त समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकें और विश्व भर के किसानों और नीति निर्माताओं का भी मार्गदर्शन कर सकें। यही किसानों एवं देश दोनों के लिए गौरवशाली कार्य है। आवर्तनशील खेती ऐसी ही खेती का एक तरीका है जो श्री ए नागराज जी द्वारा प्रणीत सह अस्तित्व दर्शन पर आधारित है, जिसका सूत्र ब्रह्म सत्यम जगत शाश्वत। पहले आदर्शवाद में क्या बोला? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? जगत शाश्वत, अर्थात प्राकृतिक नियमों, सामाजिक नियमों तथा मानव मनोविज्ञान पर आधारित खेती है। यही सनातनी पद्धति है जो सदा सदा, सनातनी मतलब जो सदा सदा बनी रहे, उसको कहते हैं सनातन, जो सदा सदा भूमि की उर्वरता बनाए रखती है ना। ये सनातनी शब्द को अभी जो इससे पहले हम सामान्य रूप से सुनते हैं ना, हिंदू सनातनी, उससे मत कंफ्यूज कीजिएगा, है ना। यही सनातनी मतलब सदा सदा बनी रहने वाली, उसको कह रहे हैं सनातनी पद्धति है जो सदा सदा भूमि की उर्वरता बनाए रखती है, गाय सहित सभी पशु पक्षियों को पुनः व्यवस्थित कर सकती है, किसान परिवार को समृद्धि देने वाली है, देश के खाद्यान्न सुरक्षा को अक्षुण्ण बनाए रखने वाली है। यदि सहअस्तित्ववाद आधारित आवर्तनशील खेती सैद्धांतिक, नीतिगत और किसानों तीनों स्तर पर स्वीकृत होती है ना, तो ये क्या है? सिद्धांत के स्तर पर स्वीकार हो, मतलब ये जो हमारे जैसे बौद्धिक लोग हैं उनको स्वीकार होगी तो वो आगे पढ़ाएंगे समझाएंगे। नीतिगत मतलब सरकार की नीतियों के अंतर्गत स्वीकार होगी तो इसका आगे प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा, और किसान यदि इसको समझेगा स्वीकारेगा तो क्या होगा? उसको एक्चुअली में इम्प्लीमेंट करेगा। तो तीनों स्तर पर इसका स्वीकार होने से क्या होगा? तो किसी भी देश के लिए कल्याणकारी मार्ग भी प्रशस्त कर सकती है। सर्व मंगल कामना सहित प्रेम सिंह और जितेंद्र कुमार गुप्ता। ठीक है, चलिए देखिए, हमारे पास जब मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी तो आपसे ये अपेक्षित है कि आप ये चार्ट, 1 मिनट है ना, आप इस तरीके का चार्ट बना के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए कैसे बनाया चार्ट को, 1 सेकेंड में, एक साथ नहीं दिख रही है, चलिए ऐसे दिखाती हूँ, ये अभी दिख नहीं रहा, छोटा नहीं हो रहा ये। तो देखिए, आवर्तनशील खेती का उद्देश्य क्या क्या उद्देश्य है? पहला, पर्यावरण संतुलन, पौष्टिक आहार, खाद्यान्न सुरक्षा, और फिर परिवार की समृद्धि और रोजगार बढ़ाना। ये आवर्तनशील खेती के उद्देश्य हैं। ठीक है, देश एवं विश्व की प्रमुख समस्याओं पर ध्यानाकर्षण। ये जो हम लोग आवर्तनशील अर्थशास्त्र पढ़ क्यों रहे हैं? केवल अपना खाना पीना निकालने के लिए? नहीं भाई, है ना, ये इससे बहुत बड़ी बात है। आप सभी लोगों से ये अपेक्षा है कि आप इस समाज को दिशा देने का काम करें। आप डीवोक सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं डिप्लोमा करके बस
सरकार की कोई सब्सिडी लेके कंपनी खोल लीजिए, इसके लिए तो कतई नहीं कर रहे हैं। मैं तो इसके लिए बिल्कुल भी नहीं पढ़ा रही हूँ। हमारा आशय ये है कि आप पूरे समाज को दिशा दें, अपने कम से कम अपने पूरे गांव को दिशा दें, है ना। तो पर्यावरणीय असंतुलन जो कि एक बिल्कुल समस्या है, जिस पर लोग बिल्कुल आंख बंद किए बैठे हैं, है ना। बढ़ता जल संकट, ये वास्तविकताएं हैं। खाद्यान्न की घटती गुणवत्ता, इस पर लोग थोड़ा चीख चिल्ला जरूर रहे हैं। मिट्टी में कार्बन एवं ह्यूमस की कमी, है ना। ये सब समस्याएं, इन समस्याओं के समाधान को सिर्फ अपने लिए नहीं, आगे बहुत सारी लोगों के लिए आपको इसको प्रस्तुत करना है। आजीविका अवसरों का अभाव, अनएम्प्लॉयमेंट, खेती करते हुए समृद्धि एवं सम्मान का अभाव। ठीक है, तो देखिए समृद्धि तो आप सब पा जाएंगे, लेकिन जो सम्मान का जो अभाव है समाज में, उससे मुझे लगता है आप सभी को एक मेरी अपेक्षा है, मेरी तो तृप्ति तभी होगी आप सबके टीचर के रूप में, जब आप इस सम्मान के अभाव को पूरा करेंगे, है ना। अमीरी गरीबी की बढ़ती खाई और संबंधों की बढ़ती टूटन, ये 8 जो है समस्याएं, इनको सॉल्व कर रही है आवर्तनशील खेती, है ना। आवर्तनशीलता जो है केवल खेती वाले भाग में नहीं है, इससे पूरा समाज जुड़ा हुआ है, समाज को जोड़ने का काम। ठीक है, फिर ये कुछ चित्र हैं, ये ह्यूमन हिस्ट्री में आपको सब पढ़ाए गए। आज की स्थिति का, अरे भाई एक सेकंड, ये सब चित्र बनाए हैं इन्होंने, सॉरी उलट पलट गया सब। है ना। तो आज की स्थिति ये है धरती की, किसान की, ठीक है। फिर ऐसे कुछ चित्र बना रखे हैं आज धरती की जो स्थिति है। खेती की परिभाषा, तो देखो, भूमि अर्थात मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखते हुए, प्राकृतिक नियमों का पालन करते हुए, सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करते हुए, अपने परिवार के लिए रोटी कपड़ा मकान एवं औषधि संबंधी वस्तुओं को पैदा कर लेना। अब इसमें एक जो बात जो मिसिंग है, जो नहीं लिखी है और उस लिखने की जरूरत है, अपने परिवार के लिए अन्य परिवारों के साथ मिलजुल कर, अकेले ही खेती नहीं करना है, अपने परिवार के लिए, लेकिन कैसे, कई सारे परिवारों के साथ मिलजुल कर, है ना, इन वस्तुओं को पैदा कर लेना एवं प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं को मानव के उपयोगी बना देना, है ना। जैसे गेहूं का दलिया बना देना, आंवले का च्यवनप्राश बना देना, या बहुत सारे ऐसी औषधियां होती हैं जो वैसे आप खा नहीं सकते, लेकिन औषधीय प्रयोग उसमें कर सकते हैं, तो उससे मूल्यवर्धन कर देना, ये आवर्तनशील खेती है। इसमें एक जो शब्द है, इसको आप जोड़ लीजिएगा, कई अन्य परिवारों के साथ मिलजुल करके अपने परिवार के लिए पैदा करना। अगर आप कटे हुए केवल एक परिवार पैदा करें तो आप पैदा ही नहीं कर पाएंगे, है ना, ये डिजाइन नहीं है। चलो ठीक है, तो ये आवर्तनशील खेती, ये फार्म डिजाइन का एक आपके लिए वो है, तालाब, गौशाला, ये तो सब आपके दिमाग में अब चित्र बनते होंगे, आपने सब देखा है अपने आंखों से, कैसी गौशाला थी, तालाब जरूरी है, अनाज है, फल सब्जी मसाले हैं, चारा है, इसमें बहुत सारे प्रकार के पशु हैं, केवल गाय नहीं है, बहुत सारे ऐसे पशु जो मानव और धरती के लिए उपयोगी हैं, उन सबको अपने फार्म में स्थान देना। ठीक है, इसके बाद कुछ अवधारणाएं हैं। अवधारणाएं ऐसी हैं कि संपूर्ण अस्तित्व सह अस्तित्व के रूप में है, एक दूसरे के साथ सभी वस्तुएं जुड़ी हुई हैं, संबंध है, उपयोगिता पूरकता का सिद्धांत है। फिर यह प्रकृति एक निश्चित अनुपात में है। क्या निश्चित अनुपात है? कि आदमी से ज्यादा जीव जानवर, जीवावस्था, ज्ञानावस्था से अधिक जीवावस्था, जीवावस्था जितनी है उससे कहीं ज्यादा अधिक पेड़ पौधे, मतलब प्राणावस्था उससे भी ज्यादा अधिक, और जितने पेड़ पौधे हैं उससे बहुत अधिक मात्रा में क्या है, पदार्थ अवस्था। तो इस धरती पर जो 4 अवस्थाएं हैं उसमें सबसे ज्यादा पदार्थावस्था, उससे कम प्राणावस्था, उससे कम जीवावस्था और उससे कम ज्ञानावस्था। ये एक निश्चित अनुपात है इनका, और ये अनुपात हमेशा सदा सदा बना रहता है। ठीक है, ये सब और डिटेल में कहे जाने हैं, लेकिन ये क्रमशः कहेंगे एक एक, और आगे जब लेक्चर होगा अगले सेमेस्टर में तब बताऊंगी। फिर लिखा है प्रत्येक इकाई स्वयं में एक व्यवस्था है और समग्र व्यवस्था में भागीदार है। कैसे? जैसे ये आंख है तो आंख स्वयं में भी एक व्यवस्था है ना, इसका अपना पूरा फंक्शन है, और पूरे शरीर की व्यवस्था में भागीदार है ना। जैसे कोई गाय है तो गाय स्वयं में भी एक व्यवस्था है, और इस धरती में चारों अवस्थाओं में जो संतुलन आना है उसमें भी उसकी भागीदारी है। तो इसी तरीके से पूरा अस्तित्व है ना। हर इकाई स्वयं में एक व्यवस्था है, और समग्र, समग्र मतलब पूरी व्यवस्था में, पूरी व्यवस्था मतलब पदार्थ प्राण जीव ज्ञान चारों अवस्थाओं में एक भागीदारी को भी निर्वाह करती है।
प्रकृति में नियम, नियंत्रण व संतुलन है। प्रकृति की समस्त इकाइयां आवर्तनशीलता के साथ परंपरा के रूप में अक्षुण्ण है। प्रकृति कम लेकर ज्यादा देने के रूप में शाश्वत है। प्रकृति का यह नियम है, एक बीज लेना 1000 बीज देना, है ना। यह जिसका भी बीज का जो हिसाब किताब है उस हिसाब से उतने बीज देना। प्रकृति में उभय तृप्ति है, लाभ हानि नहीं है। इसीलिए जब मानव अब जो अस्तित्व में है नहीं उसके हिसाब से चलता है तब मानव गड़बड़ा जाता है। उसी के कारण मानव में कुंठा, निराशा, दुख आदि सब कुछ आता है। ठीक है, तो प्रकृति में उभय तृप्ति है, लाभ हानि है नहीं। प्राकृतिक वैभव का मूल्य अमूल्य है, जबकि उत्पादन में सत्वाधिकार है। ये भी बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि आगे अगले सेमेस्टर में पढ़ेंगे। खेती परिवार एवं गांव का विषय है, व्यक्तिगत नहीं है, है ना। खेती आप सोचे अकेले एक आदमी खेती कर ले या केवल 10 लोग मिल करके खेती कर लें तो भी नहीं कर पाएंगे। पूरा गांव मिलजुल करके खेती करता है तब खेती होती है। स्वायत्तता ही समझदारी का प्रमाण है ना। तो जैसे हिना बहन ने बताया, तो हर तरीके की स्वायत्तता, विचार में स्वायत्त मतलब आत्मनिर्भर है, उसको समाधान लेने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है, समाधानित है। ठीक है, विचार में स्वायत्त, व्यवहार में स्वायत्त और व्यवसाय में स्वायत्त। अब ये प्रश्न मैंने आपको, ये हमने बातचीत करी है, ये आपके टेस्ट पेपर में आएगा, है ना। आत्मनिर्भर किसान के 5 लक्षण। विचार संपन्नता, विचार मतलब समाधान संपन्नता, अनुभव संपन्नता। उसके दिमाग में ये विचार एकदम स्पष्ट है कि अस्तित्व सह अस्तित्व है। खाद में स्वायत्तता, पानी में आत्मनिर्भरता, देसी बीज की संपन्नता और ऊर्जा में स्वायत्तता। ये है आत्मनिर्भर किसान के 5 लक्षण। ठीक है, मिट्टी के लिए पोषक तत्व कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, NPK, है ना। CHO NPK, ये याद रखना है आपको। CHO NPK ये अधिक मात्रा में होती है और बाकी सभी तत्व चाहिए। 108 जितने तत्व हैं सभी चाहिए। सूक्ष्म पोषक तत्व, है ना, जो कम मात्रा में चाहिए उसका नाम है सूक्ष्म पोषक तत्व। कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक, लोहा, बोरॉन, तांबा, जस्ता, मैंगनीज, मोल्ड्बम, निकल, क्लोरीन, है ना, इनको कम मात्रा में आवश्यकता होती है। उसके बाद ये जीतू भैया ने आपकी क्लास ली होगी, आप क्लास ली थी, याद होगा आपको कि 3 जैसे एक आदमी बढ़ता है वैसे ही एक पौधा भी बढ़ता है ना। तो वेजिटेटिव ग्रोथ उसके लिए जब वेजिटेटिव ग्रोथ है तो उसको कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट की ज्यादा जरूरत होती है ना। प्रजनन या पुष्पावस्था में उसको फास्फोरस और पोटैश की ज्यादा जरूरत होती है और फलावस्था में ये इनको अधिक पोटेशियम की जरूरत होती है। इसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। चलो, और इसमें ये जो बने हुए हैं ना, ये जिस तरीके से चित्र बने हुए हैं ऐसे ही आप भी एग्जाम में लिखिएगा, ठीक है। देखिए ये यहाँ पर बना हुआ है, प्रत्येक अवस्था की कुछ विभिन्न आवश्यकताएं, ठीक है। इन आवश्यकताओं को आप ध्यान में रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जाएगा किस अवस्था। बस ये बाकी कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे जो आप पढ़ लीजिएगा। मैं बहुत ये प्रैक्टिकल बेस्ड चीजें कुछ पूछूंगी नहीं आप, लेकिन इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ये अगले सेमेस्टर में पूछेंगे, इस सेमेस्टर में ज्यादा कुछ नहीं करना है ना। ये सब आदर्श मिट्टी, सॉइल, शिवांश खाद के बारे में एक बार पढ़ लीजिएगा, तो आपने बनाई भी थी, वर्मी कंपोस्ट। हाँ, ये महत्वपूर्ण है अपने पास, कीट व रोग प्रबंधन की सहअस्तित्ववादी विधियां। देखो सिद्धांत, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। लिखा है किसी भी कीट जीव के अस्तित्व में आने से पूर्व उसका भोजन आता है। ये अस्तित्व का डिजाइन है। हमारे आने से पहले सभी प्रकार के फल, फूल, पौधे, हवा, पानी, आदमी की जरूरत का हर सामान इस धरती पर सज गया। जीव जानवरों के आने से पहले उनके भोजन की वस्तु सज गई। पेड़ पौधों से आने के पहले उनके आवश्यकता की वस्तु, मिट्टी, हवा, पानी सब सजी हुई मिली। तो इसी तरह कोई भी इसमें कीट है, जीव है, मानव है, अस्तित्व में वो आएगा उससे पहले उसका भोजन आता है। प्रत्येक कीट या जीव आगे आने वाले कीटों या जीवों के लिए भोजन
वह एक कड़ी भी है। तो कोई जीव होता है वो भी किसी के लिए भोजन स्वरूप होता है ना, तो वो भी आगे की कड़ी से जुड़ा रहता है। सूक्ष्मतम परमाणु, अरे सूक्ष्मतम परमाणु से लेकर मानव शरीर के मध्य जल, वायु एवं ताप, पेड़ पौधों, वन वनस्पतियों, छोटे से छोटे कीटों, जीवों एवं जानवरों की परस्पर आश्रित श्रृंखला है। इस श्रृंखला की एक कहाँ गया भाई, इस श्रृंखला की एक भी कड़ी के टूटने से प्रभाव संपूर्ण प्रकृति पर पड़ता है व मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। ये तीनों सिद्धांत बहुत ध्यान में रखने की वस्तु हैं। अगर आपको याद हो, वो क्या बनाया था, फर्मेंटेड फ्रूट जूस, FFJ, है ना। उस और मैं भी क्लास में बैठी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था एग्जाम्पल उन्होंने जो FFJ का दिया था, तो आप उसको लिख भी सकते हैं कि हम पेड़ पौधों को उनका बढ़िया भोजन देते हैं तो वो चले जाते हैं। इसमें बहुत सारी रेसिपीज लिखी हुई हैं। ये वाला जो चार्ट है इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये सबसे पहला आपका जो प्रेम चाचा जी ने लिया था ना आपका सत्र, उसमें उसकी ये सारी बात है ना। इसको पढ़ लीजिएगा, समृद्धि क्या है। धन के प्रकार है ना। बढ़ता हुआ धन क्या है? बढ़ता हुआ धन प्राकृतिक ऐश्वर्य, जल जंगल, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये सब वास्तविक धन है ना, जो निरंतर बढ़ने के रूप में शाश्वत है। अस्थिर धन, व्यापार में वस्तु का मूल्य कभी बढ़ता है कभी घटता है, इसलिए अस्थिरता बनी रहती है ना। और घटता हुआ धन क्या है? पत्र मुद्रा घटता हुआ धन है। पेपर मनी जो हम यूज करते हैं वो क्या है? घटता हुआ धन। तो बढ़ते हुए धन को ध्यान में रखना, ठीक है। फिर है परिवार एवं खेत की आवश्यकताओं का मूल्यांकन। परिवार एवं खेत की आवश्यकताओं का मूल्यांकन किए बिना उत्पादन कितना करना है, कैसे करना है, इसका कोई सही मानक तैयार नहीं हो पाता। कभी किसी वस्तु का उत्पादन ज्यादा हो जाता है व कभी कम, अस्तु अस्थिरता बनी रहती है। अपनी आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने से स्वयं में तृप्ति होती है व कम ज्यादा के संकट से बाहर निकलकर समृद्धि पूर्वक जी पाते हैं। इसके लिए अपने परिवार एवं खेत में लगने वाली वस्तुओं को सूचीबद्ध करके उनका मूल्यांकन किया जा सकता है और खुशहाली पूर्वक जिया जा सकता है, ठीक है। ये हम लोगों ने बनाया था, उसी का लगा रखा है। आवर्तनशील खेती के 5 कदम। 1/3 हिस्से में वन और बाग, इसकी खेती। 1/3 हिस्से में पशुपालन। तो ये क्या है भाई, सब चित्र ही चित्र आ गए है ना। और 1/3 हिस्से में पशुपालन, 1/3 हिस्से में परिवार की आवश्यकता अनुसार उत्पादन, फसलें, दलहन, तिलहन, मसाले, सब्जी, है ना, जो कुछ भी है, ये इसका सिद्धांत। और चौथा है आवश्यकता से बचे हुए उत्पादन का मूल्यवर्धन, ठीक है। इसके कुछ कुछ फोटो वोटो हैं। खेती एवं फार्म डिजाइनिंग के सिद्धांत, आत्मनिर्भरता का सिद्धांत, उर्वरता का सिद्धांत, संतुलन का सिद्धांत। उसमें फिर बता रहे हैं जल संतुलन, वायु संतुलन, ताप संतुलन, कार्बन संतुलन और ऊर्जा संतुलन। ये 5 संतुलन की बात कर रहे हैं। इनको याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। फिर फोटोज हैं काफी। दायित्व एवं कर्तव्य संतुलन और व्यवस्था संतुलन, ठीक है। दूसरा सिद्धांत है गुणवत्ता एवं खाद्य सुरक्षा का सिद्धांत, रोजगार का सिद्धांत, समृद्धि का सिद्धांत। देखो, है ना, ये यहाँ पर ही बना है चार्ट। आप इस तरीके से उत्तर लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा। फार्म डिजाइन के 6 सिद्धांत, आत्मनिर्भरता, संतुलन, उर्वरता, समृद्धि, रोजगार, खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता। इसी तरीके से आप बना दीजिएगा, है ना। ये देखो फार्म डिजाइनिंग का एक अच्छा सा चित्र बनाया हुआ है इसमें, है ना। कितना कैसा कैसा फार्म डिजाइन होना चाहिए, घर कैसे, कहाँ क्या बोया जा सकता है ना। ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये चित्र आपने पहले भी देखा, गौशाला, तालाब, अनाज, ये सब आपने देख लिया लोग कैसे बना रहे हैं, है ना। खेती में प्रमुख सावधानियां, मौसम की अनियमितता, क्योंकि क्लाइमेट चेंज चल बचने के लिए अपने पास तरीका भी है, इस पे हम निर्भर ही ना रहें। और नीतिगत प्रतिकूलताएं, नीतिगत मतलब सरकार के द्वारा जो प्रतिकूलताएं कर दी जाती हैं, है ना, ठीक है। ठीक है, बाकी हमने बहुत नहीं पढ़ा है तो उसको छोड़ सकते हैं। आपको पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा। एक गुड़ बना रहे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं, भंडारण वाला भाग है।
ये पीडीएफ डाल दीजिएगा तो। डली हुई है दिलुभा, आज सवेरे ही डाली ना अभी, हाँ जब जी, मैसेज किया था, मैसेज के ऊपर पड़ी हुई है ये, हाँ जी। है ना। हाँ, ये आपके लिए बुक है एक तरीके से। किचन गार्डन आपने देखा, पोषण वाटिका, ये सब आपने देख लिया। इसको जरूर पढ़ लीजिएगा एक बार, आपको पढ़ने में भी अच्छी लगेगी। ठीक है, बस ये ज्यादा बड़ी नहीं है, 31 पन्नों की किताब है टोटल। आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं चाहे तो। ठीक है, तो ये हाँ, चलिए ऐसा पूरा ही हो गया। करना है। हाँ, ये पूरा ही हो गया मेरी तरफ से, आवर्तनशील खेती गाइड। ठीक है, चलिए बताइए भाई। तो आवर्तनशील खेती की हमने बात पूरी कर ली। अब बताइए कौन सी और बात है जो समझनी है, पूछनी है आपको, पूछिए। आप लोगों के नोट्स में से ही देख देख के मैं, देखिए ये जिग्नेश के नोट्स में लिखा हुआ है, चेतना विकास मूल्य शिक्षा से स्वयं में विश्वास, श्रेष्ठता का सम्मान, ये मैंने पढ़ाया है आपको, मिल गया। पांचों व्यवस्थात्मक कार्यक्रम भी नोट्स में लिखे हुए हैं। और बताइए मैंने क्या पढ़ाया था, तो उसको रिवाइज करा दूं। बताइए भाई। और क्या रिवाइज कराएं? आप में से कोई रिवाइज कराएगा अपने नोट से, जिसके पास नोट्स बने हुए हों? कौन कराएगा रिवाइज? हिना बहन, जिग्नेश, सुहानी, नीलूभा, कौन कराएगा? जिनके पास नोटबुक हो तो नोटबुक से फटाफट फटाफट रिवीजन कराते जाइए। मेरे पास तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि मुझे तो मेरी बोर्ड नोटबुक चाहिए। आपके पास दी। यही है। हाँ, भाई। हाँ, ये असाइनमेंट की तरह स्वीकार नहीं करी जाएगी। ये असाइनमेंट नहीं है। मैं सोची थी ये किस किस स्टूडेंट की नोटबुक है। ये असाइनमेंट देखिए ऐसे बनाए हैं, है ना, प्रॉपरली आपको साफ सुथरा इसको लिखना है। इसको लिखिए दिलुआ, इसको लिखिए, ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस रहेगा। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, इसको लिख के रखिए दूसरी नोटबुक में। आपकी हैंडराइटिंग इससे तो अच्छी होगी जैसा आपने इसमें लिखा है, नहीं? कैसी है? इससे तो अच्छी है ना, इसमें तो फटाफट फटाफट लिखा है आपने, है ना? 30 पेज में इसमें ही लिखा है। हाँ, तो आपको जो इसमें से जो मूलभूत बातें हैं उनको लिखना है बस। मेरे असाइनमेंट कोई ज्यादा बड़े तो है नहीं ना। एक तो 5 पेज का आपको बताया था ये लिखने के लिए, इसमें लिखे हुए हैं सीधा सीधा। 3 पेज का कुल असाइनमेंट था जो इसमें से कॉपी करने के लिए बोला था आपको, और एक जो है जो हमने क्लास में नोट्स लिखे हैं उनको अच्छे तरीके से लिखने के लिए बात है। 1 2 3 4 और 5 पेज का असाइनमेंट। चलो हिना बहन, रिवाइज कराएंगे आप उसको लिख लीजिए दिलुभा, है ना। देखिए मेरे असाइनमेंट का आशय कुल मिलाकर के इतना है, छोटा शब्द स्थिर होंगे तो आपको फिर धीरे धीरे क्या नई बात कह रहे हैं वो पकड़ में आनी शुरू होगी, नहीं तो ये बात पकड़ में नहीं आएगी। जी बोलिए, तो आप शुरू करेंगे हिना बहन? जैसे मानव में 3 चीजें होती है, व्यवसाय में निपुणता, व्यवहार में कुशलता और विचार में पांडित्य। वेरी गुड। फिर न्याय तो संबंध और धर्म व्यवस्था से जुड़ा और सत्य संतुलन से। जैसे जी। निपुणता व्यवसाय में होती है वो मानव समूह और प्रकृति के बीच होती है, और कुशलता जैसे व्यवहार में होती है वो मानव मानव में होती है,
और पांडित्य विचार में होता है, जैसे शिक्षा विद्या से, विद्या बहुत में। बढ़िया। और मानसिकता होती है विचार में, जैसे प्रिय, हित, लाभ, न्याय, धर्म, सत्य की। फिर अस्तित्व में 4 अवस्थाएं है, पदार्थ, प्राण, जीव और ज्ञान। पदार्थ में मिट्टी, मणि, धातु, पत्थर, और प्राण में पेड़ पौधे, जीव अवस्था में जीव जानवर, और ज्ञान अवस्था में मानव आता है। और अपने पास 2 विचार है, एक आदर्शवाद है और दूसरा भौतिकवाद। आदर्शवाद मानता है जगत मिथ्या है, और भौतिकवाद जैसे सजीव निर्जीव में मानता है। फिर दूसरे में आया था आवर्तनशील सरणी के तत्व है, अस्तित्व की व्यवस्था। फिर कोयला जैसे ताप संतुलन के लिए है। बढ़िया। हाँ, एक ये भी प्रश्न आएगा, ताप संतुलन और कोयले का जो संबंध है उसको समझाने का। जैसे ड्रॉ करके समझाना है दीदी, वो और भी अच्छा रहेगा। नाभिकीय संकलन में अस्तित्व में व्यवस्था, अपने वो ड्रॉ करके दिखाया था। फिर अनुसंगीय है, जैसे एक से अनेक होने की विधि को अनुसंगीय निश्चित आश्रम। फिर जैसे परिणाम अनुसंगी, परिणाम में निश्चित अंशों के आधार पर प्रत्येक परमाणु का आचरण निश्चित रहता है। बीजानुसंगी में जिसका बीज डालने से उसी का वृक्ष फलेगा। फिर वंशानुगी में वंश परंपरा के आधार पर निश्चित आचरण होता है। और संस्कार अनुसंगी से समझ के आधार पर एक निश्चित आचरण को प्रस्तुत करती है। और बहुत बढ़िया। स्वभाव जैसे अस्तित्व में भागीदारी। फिर धीरता, वीरता और उदारता। धीरता समझ में धीरता, वीरता में जैसे अस्तित्व को समझा हूँ वह अन्य को समझाना। और उदारता, जो मुझे मिला है वो दूसरे को मिले, वह दूसरे को मिल, इसके लिए तन मन धन से सही वस्तु को समझना। बहुत बढ़िया। फिर पोषण कथा, जैसे माता तो पोषण प्रधान संरक्षण की क्रिया, और पिता संरक्षण प्रधान पोषण की क्रिया। जैसे ये भी प्रश्न पूछा जाएगा। हाँ, जैसे आकाश पिता है, धरती जैसे माता, नदी, गाय सभी को माता कहते हैं। माता संबोधन कहते हैं, क्रिया को पहचाना है माता पिता के रूप में, है ना। मानव को भेदकारी मानसिकता अस्वीकार है, जैसे विचार में समाधान, व्यवहार न्याय, और व्यवसाय में 4 अवस्थाओं में संतुलन। मानव को क्या स्वीकार है? भेदकारी मानव को मानसिकता, भेदकार मानसिकता अस्वीकार है, जैसे मानव अस्वीकार है। वेरी गुड। फिर भाषा, जैसे पदार्थ अवस्था की ध्वनि है। फिर प्राण अवस्था की ध्वनि प्लस कार्य संकेत है। फिर जीव अवस्था की नाद प्लस चहचहाना है। और ज्ञान आपको अवस्था की, स्पष्ट है? ये जो आप पढ़ रही हैं आपको स्पष्ट हो रहा है कि ये भूल गए हैं? हाँ, हो रहा है। हो रहा है। हाँ, सब में ऐड करना है, जैसे पदार्थ। मैंने इसे समझाया था कि अस्तित्व में भाषा है। हाँ, तो भाषा का प्रकटन 4 अवस्थाओं में क्रमशः होता है ना। पदार्थ अवस्था में किसी एक रूप में क्या लिखा है? पदार्थ अवस्था में ध्वनि है, ध्वनि के रूप में, है ना। ध्वनि मतलब कंपन के रूप में, जो कंपन होता है एक दूसरे का कंपन पहचान के वो एक दूसरे के पास चले जाते हैं, है ना। उसके बाद जो प्राणावस्था है उसमें कार्य संकेत के रूप में, जो सेल्स होती हैं एक दूसरे को ना कुछ वो कार्य संकेत भेजती हैं, वो कार्य संकेतों को ग्रहण कर लेती हैं, कार्य संकेत को ग्रहण कर लेती हैं। तो प्राणावस्था में ये भाषा का स्वरूप, भाषा मतलब कम्युनिकेशन होता है इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद अपने पास जो पेड़, पशु पक्षी जीव जानवर है, ये नाद करते हैं। जैसे गाय ना रंभाती आवाज निकलती, नाद, है ना। ये नाद से बस उतना ही, उससे ज्यादा नहीं होता इसका कम्युनिकेशन, उससे ज्यादा की उनको जरूरत भी नहीं है। और मानव में ये भाषा के रूप में, है ना। और जागृत मानव में परिभाषा के साथ एक एक शब्द का स्थिर अर्थ करता है जागृत मानव।
भ्रमित मानव सामान्य भाषा बोलता है, जैसे अभी हम लोग बोलते हैं सामान्य। जागृत मानव हर एक शब्द का एक निश्चित अर्थ के साथ भाषा को बोलता है, इसको बोल रहे हैं जागृत मानव। ये मैंने शायद नहीं लिखवाया होगा, लिखवाया था? नहीं लिख पाया। या आगे अगले सेमेस्टर में पढ़ाऊंगी। जागृति क्या है? शिक्षा से जागृति की बात कर रहे हैं ना। शिक्षा से जागृति का पहला आधार है हर एक शब्द का सटीक अर्थ। शब्द का सटीक अर्थ जब होने लगे तो समझो फिर ज्ञान संप्रेषित होने लगा। अभी तक ज्ञान संप्रेषित क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हर एक शब्द के हजारों लाखों अर्थ, अर्थ का मतलब कुछ भी स्पष्ट नहीं है। हजारों लाखों कैसे हो गए? सही में एक, गलती में अनेक। अनेक है इसका मतलब कुछ स्पष्ट कम्युनिकेट हो नहीं रहा है। ठीक है, तो ये भाषा का प्रकटन अस्तित्व में बताया। तो अस्तित्व में भाषा है, अस्तित्व में पोषण की क्रिया है, अस्तित्व में संरक्षण की क्रिया है, ये आपको थोड़ा थोड़ा बताया था। और यही जो कुछ अस्तित्व में है वो सब मानव के माध्यम से प्रकट होता है ना। मानव अस्तित्व में जो कुछ भी क्रियाकलाप है उन सबको अपने माध्यम से प्रकट करता है। अस्तित्व में जो पोषण क्रिया है उसको जब मानव प्रकट करता है तो उसी को माता बोलते हैं। अस्तित्व में जो संरक्षण क्रिया उसको मानव अपने माध्यम से प्रकट करता है तो उसको पिता बोलते हैं, है ना। अस्तित्व में जो भाषा की क्रिया है तो उसको जागृत मानव में, मतलब मानव में भाषा की तरह पहचानते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बताइए। फिर मध्यस्थ दर्शन के कुल 5 व्यवस्थात्मक कार्य, जैसे शिक्षा, संस्कार, न्याय, सुरक्षा, उत्पादन कार्य, विनिमय कोष और स्वास्थ्य संयम। बहुत फिर बढ़िया। उसके नीचे लिखा है आज की स्थिति, जैसे शिक्षा तो स्कूल में मिलती है, न्याय तो कोर्ट पुलिस उधर से, फिर उत्पादन इंडस्ट्री और फैक्ट्री से मिलता है, फिर विनिमय बिजनेस कॉमर्स मार्केट, फिर स्वास्थ्य हॉस्पिटल से। जैसे प्रत्येक मानव संतान जन्म से ही न्याय की याचक, सही कार्य व्यवहार का इच्छुक और सत्य वक्ता होता है, ये है। मन स्वस्थता वो है फिर मन अस्वस्थता। मानसिक, हाँ, मानसिक स्वास्थ्य। क्या है मानसिक स्वास्थ्य? जैसे अन्याय घटने के बाद न्याय एक मौलिक वस्तु है, वो वास्तविक। अन्याय घटने के बाद वो होता है, वो न्याय नहीं होता है, वो खाना पूर्ति होती है, उससे खाना पूर्ति होती नहीं है। अन्याय घटने के बाद न्याय नहीं होता है। न्याय अस्तित्व में एक मौलिक वस्तु है। न्याय का मतलब है वस्तु और सेवा की सर्वसुलभता। न्याय का मतलब है ज्ञान की सर्वसुलभता, क्योंकि बच्चे में जिज्ञासा है और सही ज्ञान यदि सर्वसुलभ नहीं है तो फिर बच्चे के साथ न्याय नहीं हो सकता। अन्याय हो गया, अब वो बच्चा जो है कुंठित हो जाएगा। ये सब हो जाता है। फिर आकांक्षाएं थी, सामान्य आकांक्षाएं और महत्वाकांक्षाएं। हाँ, रोटी कपड़ा मकान, और वो सामान्य आकांक्षा है। महत्वाकांक्षा में दूरदर्शन, दूरश्रवण और दूरगमन है। ठीक है। मानवीय मूल्य, फिर वो सुख दुख की थी अपने पूरी मानव जाति में कामना रही, परंतु इसका पता नहीं। जैसे दुख, चाहा सोचा और क्या मिला, तो जैसे चाहा था धरती स्वर्ग, और सोच में अपना पराया, और किया था अस्त्र शस्त्र, और फल मिला युद्ध में। और दुख में जैसे सुख, तो फिर चाहा स्वर्ग, सोचा समाधान, और किया में तो संतुलन, फल स्वर्ग। इसको कह रहे हैं विचार, कार्य, विचार, व्यवहार और कार्य, व्यवसाय, इसकी एक सूत्रता होगी। मतलब जैसा सोच रहे हैं, जैसी इच्छा है, उसके अनुरूप विचार है, उसके अनुरूप व्यवहार है, उसी के अनुरूप व्यवसाय है। अगर ये चारों एक सूत्रित हो गए, मतलब एक एक जैसे हो गए, तब क्या होगा? धरती स्वर्ग, मनुष्य देवता होंगे।
और अभी क्या है, चाहते तो हैं धरती स्वर्ग हो, और अस्त्र शस्त्र का कार्यक्रम लगा के बैठे हैं, युद्ध का कार्यक्रम निकाल के बैठे हैं, लड़ाई झगड़े के लिए एक दूसरे को ट्रेनिंग दे रहे हैं, है ना? तब फिर क्या होगा, बच्चों में हम प्रतिस्पर्धा डाल रहे हैं, है ही ना? मैं अब बताइए तो कैसे सुखी होंगे हम? सुखी होने का कोई डिजाइन नहीं है अपने पास। इसको क्या कह रहे हैं, विचार। बाबा जी इसको ऐसे बोलते थे, सोचना कुछ, कहना कुछ, करना कुछ, तो भैया होगा कुछ का कुछ। ये कुछ का कुछ हो गया है हमारे साथ, है ना? फिर मानवीय मूल्य जैसे विश्वास, सम्मान, स्नेह, ममता, वात्सल्य और गौरव, प्रेम। हाँ, इनके बारे में चर्चा आएगी अगले सेमेस्टर में, है ना? ये तो जैसे शुरुआत में बता दिए बस, ठीक है। जैसे जीव के 4 विषय है, जैसे आहार, निद्रा, भय, प्रजनन, और 5 संवेदनाएं हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। फिर धर्म आया, जिससे धर्म किसको कहते हैं उसकी व्याख्या है, जिससे जिसका विलंघीकरण संभव न हो वही उसका धर्म है। जैसे पदार्थ का धर्म है अस्तित्व, और प्राण का धर्म है अस्तित्व प्लस पुष्टि, और जीव का धर्म है अस्तित्व प्लस पुष्टि प्लस जीने की आशा, और ज्ञान का धर्म अस्तित्व प्लस पुष्टि प्लस सुखपूर्वक जीने की आशा। जी। फिर खालिस्तान था व्यापक, उनको बोलते हैं। जैसे खालिस्तान व्यापक, उनके नाम है अलग अलग, अनंत, पारदर्शी, पारगामी, पूर्ण, परात्मा, परमात्मा, ईश्वर, ब्रह्म, शुद्ध, बुद्ध, अखंड। कल इसको मैं व्यापक और जीवन परमाणु, है ना, दोनों को लेकर आ जाऊंगी, मैं कल क्लास में आ जाऊंगी लेने के लिए, ठीक है? फिर वो परमाणु का है 61 अंश का छोड़ है, दीजिए, जैसे मन तो छोड़ दीजिए, उसके बाद छोड़ दीजिए इसको, ये टॉपिक को कल समझाऊंगी, और उसके बाद ही आपके ये दोनों प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, व्यापक वस्तु और जीवन परमाणु, है ना? ये जब हमने समझाया था ना, तो उस तरीके से एक तो कुछ बीच में लाइट भी चली गई थी, ऐसा सब काफी ठीक से हुआ नहीं था, तो मैं सोच रही हूँ एक बार ही कर देती हूँ। और चलिए, मानव तो शरीर प्लस जीवन, वो है फिर बाद में। ठीक है। जीवन क्रियाएं है परमाणु। 5 आयाम है, व्यवस्था के 5 आयाम, जैसे शिक्षा, संस्कार, न्याय, सुरक्षा, उत्पादन, कार्य, विनिमय कोश और स्वास्थ्य संयम। इसको याद रखिएगा, ये आएगा एग्जाम में। फिर आवर्तनशील खेती वाला है, वो आपने दिया था पेज, वो लिखे। ओके। जैसे जीवन है तो मन, वृत्ति, उसके बारे में लिखा है। जीवन तो जैसे मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा, मन में निरंतर सुख के लिए आस्वादन की अपेक्षा, वृत्ति में तो विचार, वृत्ति में, विचार में समाधान की अपेक्षा रहती है। हाँ, तुलनात्मक विशेषण, न्याय, धर्म, सत्य, सर्व शुभ के लिए। फिर एक वीडियो आपने भेजा था, वो लिखा उसके बारे में। बढ़िया। ये जो धरती पर ताप संतुलन वाला वीडियो, और वो बताया था धरती पे जो गर्मी का और वो सब, एक आचार्य प्रशांत का वीडियो था शायद, वो होगा। ठीक है, आगे बताएं। बस वही है, इतने तक लिखा है मैंने। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड। बाकी लोग बताएं अपने नोट्स से देख के जो छूट रहा हो। जिग्नेश बताएं, आपके पास अगर आपके नोट्स हो तो देखिए क्या चीज छूट रही है नोट्स में, उसको रिवाइज करा दीजिए।
जिग्नेश आप सुन रहे हैं? दिलुबा, अच्छा आपके तो नोट्स मेरे पास, आपने कॉपी दे दी मेरे को ना, सबमिट कर दी असाइनमेंट की तरह। हाँ जी। हाँ, ठीक है। और कौन है? ऋत्विक, आपके नोट्स से कुछ छूट रहा हो तो रिवाइज करा दीजिए, कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। बोलो। दीदी ये आपने जो पीडीएफ भेजी है उसमें से असाइनमेंट लिखने का है ना? नहीं नहीं, तो असाइनमेंट आपको ध्यान में नहीं है क्या? आपने ऊपर देखा नहीं क्या जो मैसेज है? आपने असाइनमेंट देखा नहीं है इसका मतलब मैं उसको वापस से वो कर दूंगी, ठीक है? हाँ जी। तो आपके ध्यान में आ जाएगा क्या है असाइनमेंट। मैंने अभी बीच में डाला तो था, देखिए ये असाइनमेंट 1 है, इसको मैं वो कर रही हूँ, आप देख लीजिए, अभी मैं ग्रुप में डाल रही हूँ। उस पे आप क्लिक करेंगे तो ऊपर वाले उस पे जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो आपको एक पूरा ये मिलेगा 5 पेजेस। तो ये 5 पेजेस को आपको कॉपी करना है लिख करके, इसमें लिखा हुआ है असाइनमेंट 1। हाँ जी। असाइनमेंट 1 जो है सेशन 1 से लेकर के सेशन 20 तक के खूब अच्छी तरह से नोट्स बनाए, इतना ही असाइनमेंट है ज्यादा। और उसके बाद नीचे यूट्यूब की प्लेलिस्ट दी है कि आप देख देख करके उसको बना लें। देखिए ये जो सेशन 1 से 20 तक है ना, बाकी चीजें तो आपको हम ऐसे समझाएंगे कि आप भूलेंगे नहीं जल्दी, आपके दिमाग में चीजें छप जाएंगी। लेकिन 1 से 20 तक के जो सेशन है वो आपके कुछ आधार हैं, जब हम कुछ सिद्धांत बोल रहे हैं उनके वो आधार हैं। उसको अगर आप ठीक से पढ़ेंगे, समझेंगे तो आगे आने वाला सेमेस्टर आपको बहुत ईज़ी आराम से समझ में आएगा और मज़ा आएगा आपको। अगर आपको सेशन 1 से 20 तक नहीं समझ में आए, जैसे कि ऋत्विक है ना, लेट इन्होंने जॉइन किया, और भी अपने साथ घनश्याम बेटा जी हैं ना, लेट जॉइन किया। अगर आपने वो सेशंस नहीं देखे तो आपको ये विषय समझना फिर लगेगा क्या बात क्या चल रही है, वो एक बात बनी रहेगी, है ना? इसके लिए मैंने ये रखा है कि 1 से 20 तक के सेशंस के आप नोट्स अच्छे से बना लें। ठीक है? चलिए, तो आपकी तरफ से कोई प्रश्न है तो पूछिए, थोड़ी चर्चा कर लें। 4:22 हुए अभी तो, है ना? अभी अपने पास टाइम है। और नहीं तो कल फिर मिले, क्या करें, छुट्टी करें? ये मुझे बताइए कितने लोगों का अभी, अच्छा मुझे कल है ना फाइनल असाइनमेंट आप सभी सबमिट कर दीजिएगा, जिन्होंने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है। आप असाइनमेंट सबमिट करेंगे तो है ना, हम कल उसके बाद उसके मार्क्स चढ़ा देंगे, क्योंकि मार्क्स चढ़ाने हैं और भेजना है। ठीक है, तो आप लोग सबमिट कर दीजिए आपका। और किसी को एक आध दिन और चाहिए हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है, कि मुझे, मैं इस तारीख को सबमिट कर दूंगा। 1 ही 2 दिन ज्यादा है ना, मैंने तो बहुत लंबे, मैंने तो कब दिसंबर में आपको असाइनमेंट दे दिया था भाई, है ना? हाँ आपने तो दे दिया था सबसे लेकिन। पहले ही दे दिया था असाइनमेंट ये एक हाँ। दीदी हाँ दीदी और हाँ, एक रिक्वेस्ट है। जी जी बोलिए। जनक भाई को बताइए कि हमको पीपीटी बनाना सिखाए, वो हमको बनाना है। वो अगले सेमेस्टर में आपको ये सारी चीजें सिखाई जाएंगी, इन शॉर्ट पे नहीं, वीडियो। अभी बनाना है हमको, अभी अभी बनाना बना। है? हाँ, वो अच्छा देना है। वीरा अच्छा भाई ने कल बोला है, प्रैक्टिकल का बना के इधर फिर प्रेजेंटेशन करना है। वो अच्छा, नहीं आता, वो सिखा दे हमको थोड़ा। सिखा देंगे, अभी सिखा सकते हैं, रुकिए मैं, हम्म। है ना, मेरी क्लास तो क्योंकि हो गई है, रुकिए 1 मिनट है, मैं बताती हूँ। अरे तो आएंगे नहीं इधर भाई, जनक भाई आपके साथ? कल आएंगे, लेकिन कल मेरा व्यापक और जीवन का मैं सेशन लूंगी ना, आपको अभी सिखा देंगे, रुकिए 1 मिनट अभी आप, हाँ। है ना, नहीं तो समय नहीं मिलेगा, हम फिर व्यस्त हो जाएंगे, रुकिए। और मैडम 23 तारीख को असाइनमेंट देगा तो चलेगा, एक दिन ज्यादा। हाँ, लेकिन मैं फिर रहूंगी नहीं, अवेलेबल नहीं रहूंगी। कल मैं आऊंगी, है ना, तो कल सबमिट कर देंगे तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो डिले हो जाएगा बेटा। ठीक है, जितना हो जाए कल चेक करवा लेना उतना, ठीक है।
और गुलाब सिंह गुलाब सिंह पोते विष्णु हत હે એ તો કઈ ठीक है, चलिए। तो आप सभी को अभी जनक सर 5 मिनट में आ रहे हैं और वो सिखाएंगे आपको पीपीटी बनाना। ठीक है, चलिए। तो 1 मिनट, आप सभी का गूगल पे अकाउंट तो होगा ही, ठीक है, या मैं ही सिखा सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप में से कितने लोगों को पीपीटी बनाना आता है? जरा ये भेजिए, इससे ऐसे करके मुझे बताइए कि आपको आता है तो, और नहीं आता है तो फिर सिखा दें। किसी को नहीं आता? ओके, ऋत्विक और निहार 2 लोगों को आता है, ठीक है। पूछते हैं अभी। कल मैं क्लास के लिए आ सकती हूँ, लेकिन फिर उसके बाद मेरा शेड्यूल बहुत बिजी है, तो मेरा मतलब हम दोनों का ही, तो इसलिए बाद में तो कुछ पॉसिबिलिटी नहीं होगी। चलिए मैं ही सिखा देती हूँ ना, जनक सर तक 5-10 मिनट लेंगे। तो देखिए, लेट मी शो यू द टैब सैन केवियस। ठीक है, ऐसे करके सर्च करेंगे, मेरा तो बाय डिफॉल्ट आ जा रहा है। ऐसे आप डालेंगे स्लाइड्स, गूगल स्लाइड्स है ना, तो गूगल स्लाइड्स डालते ही आप मतलब गूगल के उस पे स्लाइड्स डालेंगे तो आपको, मेरा तो ये ओपन है तो ऐसा ओपन हो जाएगा, नहीं तो आपको ऑप्शन आएगा, फाइल में जाएंगे, वहां पर जाकर के और न्यू पे क्लिक करेंगे, न्यू प्रेजेंटेशन, तो आपको न्यू प्रेजेंटेशन खुल जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपको बता रही हूँ, ये प्लेन प्रेजेंटेशन आपका खुलेगा। अगर आप फाइल पे गए, यहाँ पर देखिए, फाइल पे गए, न्यू पे गए, और न्यू पे फ्रॉम टेम्पलेट गैलरी, तो आपका एक अच्छा सा डिजाइन बना हुआ भी ये आ जाएगा। ठीक है, तो किस तरीके का आपको ये बनाना है ना। तो चलिए, जैसे कि मान लीजिए आपने कहा कि हमको बनाना है, किस चीज का प्रेजेंटेशन बनाना है हिना बहन? प्रेजेंटेशन किस चीज के ऊपर बनाना है? हाँ, जैसे सफरजन का जाम, टोमेटो केचप, फिर च्यवनप्राश ठीक है, बनाया था देखिए, तो वो। आपने कहा रेसिपी बुक है ना, इसमें से हमने एक टेम्पलेट को सेलेक्ट कर लिया। ठीक, तो अब आपके पास है ना बढ़िया से स्लाइड्स रहेंगी, इसी के ऊपर आप पूरा वो बना सकते हैं। तो आपने जैसे बनाया यहाँ पर है ना, जैसे आपने कहा च्यवन प्राश, यहाँ पे आपने लिख दिया बाई, यहाँ पे आपने अपना नाम लिख दिया, बाई हिना बुखानी। ठीक है, डन। ठीक, पहला स्लाइड। उसके बाद आपको इसके बारे में लिखना है, अबाउट द शेफ है ना, आपको कुछ लिखना है, तो बस यहाँ पर आपको जो लिखना है उसको लिख दिया, इसको हटा करके, यहाँ पर जो लिखना है उसको हटा के लिख दिया। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ते जाएंगे ना, रेसिपी नेम है ना, इसमें ये सब देखा था चीजें। दीदी, दिखाई नहीं दे रहा कुछ? कुछ नहीं दिखाई दे रहा? नहीं, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। अरे स्टॉप शेयरिंग, रुकिए, मोबाइल से करेंगे वो लोग, कंप्यूटर में ये लोग अपने मोबाइल में ही करेंगे। अभी बताइए, शेयर दिख रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं दिख रहा सर। देखिए तो सही। हाँ, अभी दिखाई दे रहा, अभी दिया। हाँ, है ना, अभी दिया। तो ठीक है, जनक सर आ गए हैं, हैं?
जनक सर आ गए हैं, तो अभी जनक सर इसको टेक ओवर करेंगे, आपको अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, आइए जनक सर, आप कैसे फोन में बनाना है तो फोन में बनाना सिखा दीजिए, लैपटॉप सबके पास। जी, सभी को नमस्ते। मैं अज्यूम करता हूँ कि सब लोगों के पास जो वो है ना फ़ोन से ही यूज़ करेंगे, तो फ़ोन के हिसाब से मैं आपको शेयर करके दिखाता हूँ। 1 सेकंड मुझको दीजिए, आप लॉगिन कर लो फोन से, वही कर रहा हूँ। और ये स्टूडेंट्स भी लॉगिन कर सकते हैं। नहीं, नहीं ठीक है। नहीं, इनको भी वो लोग बताओ कि स्लाइड्स में साथ-साथ ओपन कर लें, इफ दे कैन। इट बी कन्फ्यूजिंग बट लेट मी जस्ट ट्राई टू। ओके, मेरा स्क्रीन दिखाई पड़ रहा है? हाँ, दे रहा है। हाँ, ठीक है। तो अभी मैं है ना स्लाइड्स करके एक ऐप आता है जो गूगल का होता है, उसको मैं लॉन्च करता हूँ। तो पहले तो मेरा मोबाइल स्क्रीन सबको दिख रहा है ना? हाँ हाँ सर। जी, ठीक है। तो अभी है ना हम लोग प्ले स्टोर में जाएँगे और उसको वहाँ पर से स्लाइड्स करके एक ऐप डालेंगे, ठीक है? ओके। तो जैसे कि हम लोग प्ले स्टोर में गए, ये गूगल का ही है इसलिए ये जो है ना वो कहीं से भी आप उसको वो कर सकते हैं। ऐसे डालेंगे आप स्लाइड्स करके, तो एक गूगल स्लाइड्स करके पहला आएगा यहाँ पर, ऑरेंज कलर का आइकॉन है उसका, आप देख सकते हो उसको। तो वो अब उसको इंस्टॉल कर रहे हैं हम। बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को सबको क्लैरिटी आ जाए, ठीक है ना? एक बार आपने इसको लॉन्च कर देंगे, फिर कोई भी चीज़ जैसे नहीं शुरू करनी है तो हम लोगों को क्या कर कौन-सा आइकॉन होगा? कोई भी चीज़ नहीं ऐड करनी है उसमें, तो ऐड करने का मतलब प्लस साइन होता है ना? तो मैं आपको एक सीधा-सा सिंपल सा एग्ज़ाम्पल बताता हूँ कि आपको कुछ भी चीज़ ऐड करनी हो, चाहे वो पिक्चर हो, वीडियो हो, कुछ भी हो, तो स्लाइड में ऐड करना है आपको तो प्लस साइन याद रखना है, ठीक है? सब जगह पर प्लस साइन बना हुआ रहेगा। अभी लॉन्च करेंगे थोड़ी देर में। ऑरेंज कलर नहीं, पिंक नहीं। ठीक है, अभी ओपन कर दो इसको। ये ओपन हो गया है। आपका जो यूज़र नेम है यहाँ से चूज़ कर लेना। जैसे कि मेरा मैंने जनक ऊपर सेल कर अब ये जो जो दिख रहे हैं ना आपको स्लाइड्स, ये सब पीपीटी मैंने बनाई है इसके ऊपर, ठीक है ना? गूगल के ऊपर। अभी हम लोगों को नया करना है, नया बनाना मतलब पीपीटी नया बनाना, तो ये आपको प्लस साइन दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है ना? जो ऊपर-नीचे हो रहा है, वो प्लस साइन दबाया मैंने, ठीक है? अभी यहाँ पर से लिखा है न्यू प्रेजेंटेशन या चूज़ अ टेम्पलेट। तो टेम्पलेट ऐसी चीज़ है जिसमें ऑलरेडी डिज़ाइन विविध प्रकार की होती है, ये टेम्पलेट है, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर फ़ील्ड ट्रिप लिखा है, फ़ील्ड ट्रिप पहला ब्लू कलर का है यहाँ पर नीचे जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, क्लिक नहीं दिख रहा है आपको बट बेसिकली फ़ील्ड ट्रिप करके है, तो उसको क्लिक करते हैं तो ये फ़ील्ड ट्रिप का स्लाइड्स बना दिया उसने, है ना? यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं कि बहुत सारी 5 स्लाइड्स बनाई है उसने और वहाँ पर उसके क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर लिख करके आप लोग उसमें लिख सकते, जैसे कि लिखा है माय ट्रिप ग्रेट बैरियर रीफ। अब माय ट्रिप उसके नीचे आप लिख सकते हैं बांदा, जैसे कि बांदा का कुछ आपको बनाना है,
सॉरी, ये नीचे लेना हमको कर्सर को। तो नीचे हमने ले लिया और इसको हटा दिया, उसमें लिख दिया बांदा उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, तो यूपी लिख दिया हमने। तो ये पहला आपका स्लाइड हो गया, देख रहे हैं, माई ट्रिप बांदा यूपी। अब बाय योर नेम नीचे येलो में लिखा है, तो उसको क्लिक करेंगे हम, अभी डबल क्लिक करेंगे तो आपको बाय फिर योर नेम हटा करके आपका नाम डाल दो उसमें, है ना। तो मैंने मेरा नाम डाल दिया वहां पर। अभी ये पहली स्लाइड हो गई रेडी, समझ रहे। तो ये टेम्पलेट फायदा है, उसमें सब चीज़ें के ऑलरेडी क्वेश्चन आंसर दिए हुए। माय फेवरेट पार्ट ऑफ योर ट्रिप, अभी उसमें हेडिंग लिखा है माय फेवरेट पार्ट ऑफ द ट्रिप। अब ये ऐसे ही ऐसे हेडिंग छोड़ सकते हैं या उसमें ऐड भी कर सकते हैं, है ना। और नीचे लिखा है आई मोस्ट एंजॉयड द मोमेंट वेयर द ह्यूज टर्टल स्वैम राइट नेक्स्ट टू मी। मतलब एक बहुत वो टर्टल कहते हैं ना उसको, जैसे कछुआ होता है, वो बाजू में से गुजर के स्विम करके चला गया, वैसे लिखा है यहाँ पर। तो ऐसे एग्जाम्पल है, तो उसको आप डबल क्लिक करेंगे तो आप उसमें से एडिट भी कर सकते हो, उसको बदल दे सकते हो, और आपका हिसाब से कीबोर्ड के हिसाब से। अभी देखो यहाँ पर मैं भाषा चेंज कर रहा हूँ, तो आप हिंदी में भी लिख सकते हो वहां पर जो भी लिखना है ना। अब जो भी आपको पसंद आए वैसे आप टाइप कर सकते हो, उसमें हिंदी में भी टाइप कर पाएंगे। मैं आपको सिर्फ फंक्शन बता देता हूँ, टाइप नहीं करूँगा वरना तो पूरा स्टोरी फिर टाइम लेगा, है ना। तो मैं सिर्फ यहाँ पर लिखूँ नमस्ते। तो एक मिनट ना, इसका हिंदी क्यों नहीं आ रहा है, ये शायद कीबोर्ड में सिर्फ हिंदी लिखना पड़ेगा मुझको। एक सेकंड, ये ड्यूल कीबोर्ड है इसलिए। ये आपको हिंदी में वहां पर लिख लिया हमने नमस्ते, ठीक है। ऐसे करके पूरा स्टोरी आप लिख सकते हो। अब जैसे कि आप चौथी स्लाइड पे पहुंच गए हो, उसके 5वीं स्लाइड ऐड करनी है, तो यहाँ पर एक प्लस साइन दिख रहा है नीचे, जहाँ 4 लिखा है ना, उसके बाजू में प्लस साइन, में इसको दबा रहा हूँ। तो वो पूछेगा कि कैसी टाइप की स्लाइड डालनी। तो जैसे कि ये आपको ये व्हाइट और ब्लू वाली डालनी है। व्हाइट और ब्लू में क्या होगा, यहाँ पर पिक्चर होगा, तो ये पिक्चर में हम लोगों को डबल क्लिक टू ऐड टेक्स्ट। अभी हमको टेक्स्ट नहीं डालना है, तो इसको कट कर देंगे हम। और देखो ऊपर एक बीच में जो है प्लस साइन है बीच में ऊपर, तो उसको क्लिक करेंगे हम। मैं फिर से दिखा रहा हूँ, यहाँ पर दिख रहा है आपको, जो ऊपर देखो बीच में प्लस साइन में दबा रहा हूँ 2-3 बार, तो वो प्लस साइन करेंगे और उसमें यहाँ पर लिख रहा है तीसरा में लिखा है इमेज। अब इमेज में जाएंगे फ्रॉम कैमरा, तो अभी जो कैमरा में जो है उसमें से जितने भी आपने फोटो लिए फॉर एग्जाम्पल, तो वो आपको शूट कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को तो फोटोज में से लेना है। तो इमेज में जाएंगे हम और फ्रॉम फोटोज लेंगे। तो ये जो फोटोज है उसको हम लोग चूज कर सकते हैं। जैसे कि ये फोटो है हम लोग ने यूज किया, तो ये फोटो यहाँ पर हमने रख दिया, ठीक है। अब उसके बारे में यहाँ पर लिख पाएंगे जो भी लिखना है आपको। जैसे कि ये भगवान का फोटो है, तो हम लोग लिखेंगे जय स्वामिनारायण लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये आपने ऐसे करके एक स्लाइड बना दी। तो ऐसे करके प्लस साइन यूज करना है आपको। और बेसिक पिक्चर्स मैंने आपको दिखा दिया कैसे डालना है, बेसिक टेक्स्ट कैसे डालना है। अब जैसे कि यहाँ पर एक ऑलरेडी एक है टेक्स्ट, ठीक है, उसके नीचे भी एक दूसरा टेक्स्ट डालना है। तो आप बीच में जो प्लस साइन है ऊपर की साइड में प्लस लिखा है उसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर टेक्स्ट लिखेंगे, सेकंड वाला ऑप्शन टेक्स्ट। तो टेक्स्ट वाला ऑप्शन लिखेंगे तो ऐसा लाइन आ जाएगा। तो आप उसको सही जगह पर बड़ा छोटा करके रख सकते हो और उसको पूरा का पूरा यहाँ पर ले आ सकते हो। और इसके नीचे कुछ भी टाइप करना है तो उसको आप टाइप कर सकते हो, है ना। अभी मैं उसमें लिख देता हूँ, जैसे टेम्पल लिखा है मैंने, ठीक है। अभी ये जो टेक्स्ट लिखा है वो लेफ्ट की साइड चला गया है, अभी हमको सेंटर करना है उसको। तो ये पूरा का पूरा को क्लिक करेंगे और आप नीचे देखेंगे, अगर ध्यान से देखिए इसमें कैमरा में नहीं दिख रहा है ना तो नीचे नीचे जो है ना यहाँ पर बीचों बीच में ऐसे क्लिक करके, मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ फिर से दिखाने की। बीच में नीचे जहां पर मेरा नाम आ रहा है ना उसके नीचे ही है, वहां पर से दिखाई पड़ेगा। तो लेफ्ट सेंटर एंड राइट, अभी सेंटर में क्लिक करूंगा तो देखो टेक्स्ट सेंटर में आ गया, ठीक है। ऐसे करके आप लोग उसको फॉर्मेट कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कहते हैं उसको, मतलब कि यहाँ पर टेक्स्ट रखना है उसको फॉर्मेटिंग कहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं।
ऐसे करके आपने जैसे कि वीडियो डालना है, ठीक है? आपने पूरा एक प्रोजेक्ट बनाया है, उसमें एक वीडियो डालना है। तो वीडियो में क्या करना है आप लोग, जैसे कि हम लोग नई स्लाइड करेंगे तो मैंने यहाँ पर नीचे की साइड में प्लस साइन है, उसको दिखा रहे हैं। मैं इसमें है ना एक्चुअली क्लिक बटन्स दिखाई नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं कहाँ क्लिक कर रहा हूँ ना, वो अगर हो जाता ना, 1 मिनट में सेटिंग में चाहे देखता हूँ, हो सकता है तो। જનકભાઈ કાલે આવશો નકર ત્યાં રૂબરૂ શીખાવી દો તો ન ચાલે? પણ આ મોબાઈલનું જે છે તો એ તો આમે પણ ત્યાં પણ આવી રીતના મોબાઈલ બધી જ બતાવવું પડશે સ્ક્રીન ઉપર, કારણ કે મોબાઈલ ફોન જ તમારા પાસે યુઝ કરશો ને તમે, હા. એટલે હું ટ્રાય કરું છું કે આમાં જે પ્લસ સાઇન છે ને એને હું તમને ખાલી સમજાવી દઉં તો એમાં ખાલી એડ કરવાનું જે છે એ બધું તમને આવડી જશે એમ, એટલે હું એની ટ્રાય કરું છું। હવે धारो कि ये जो बीच में सेंटर में ऊपर प्लस साइन है, देखो ऊपर की साइड में एक बीच में एक सेंटर में प्लस है, उसको मैंने क्लिक किया और नीचे ऐसे आया, और आप नीचे स्क्रॉल करोगे ना उसमें लिंक तो आ रहा है, वीडियो नहीं आ रहा है। ओके ठीक है, मेरे ख्याल से इसमें प्ले बटन दबाएंगे, प्रेजेंट नहीं है, इसमें नहीं आ रहा है। ओके तो फिर कंप्यूटर ही में ही आपको वीडियोस ऐड कर पाएंगे, इसमें स्क्रीन में इसमें नहीं ऐड कर पा रहे, क्योंकि प्लस साइन में है ना आ जाता था वीडियो। अगर वीडियो ऐड करना है तो एक सेकंड, મને ફોટો હાલશે કીધું છે। इमेज फोटोज में क्लिक करेंगे अगर तो फिर मेरे ख्याल से वीडियोस नहीं डाल सकते, सिर्फ फोटो ही डाल सकते हैं। कोई बात नहीं, तो थोड़ा बहुत मैंने ऐसे दिखा दिया है आपको, और बाकी ऐसा होगा तो फिर मैं कल आपको क्लैरिटी कर दूंगा, है ना। इसमें जो, क्योंकि कल हम शायद एक्चुअली गांधीधाम का वो प्लान है ना, उसको ओपनिंग जो है શું હે ને ભાઈ, रामनवमी, हाँ 23 તારીખના છે ओके ને? अच्छा ओके ओके राइट, तो मैं ट्राई करता हूँ, ऐसा कुछ प्लान कर सकते हैं, है ना। बाकी मैं मेरी स्लाइड्स जिसको दिखा सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पर ही गुरुकुल के लिए खोला बनाया था मैंने, तो ये गुरुकुल के लिए जो देखो पिक्चर्स इसमें डाले और जिप फाइल्स करके है, तो वो ऐसे अपने आप मूवमेंट कर रही है, और आप देख सकते हो कि कैसे चीजें इसमें रखी है। तो ये जैसे भोग की तरह आप लोग कुछ भी करेंगे तो कुछ भी उसमें हासिल नहीं होगा, जहाँ से ढूंढ रहे हो वो चीज वहां से ही मिलेगी, है ना। तो ये सब चीजें यहाँ पर दिखाई पड़ती, तो पिक्चर्स आप आराम से ऐड कर सकते हो जैसे मैंने आपको दिखाया वैसे, और स्लाइड में टेक्स्ट जो है वो आपको मैंने सिखा दिया, तो इतना तो आप ऐड कर सकते हो। और नई स्लाइड जैसे कि पूरा नया प्रेजेंटेशन बनाओ, तो देखो यहाँ पर प्लस साइन है, उसको फिर से मैं क्लिक करता हूँ, और इस बार हम लोग टेम्पलेट नहीं देखना है, हम लोग न्यू प्रेजेंटेशन करेंगे। न्यू प्रेजेंटेशन करें तो बिल्कुल ब्लैंक आएगा, ऐसे देखो एक ही स्लाइड है और उसमें एक ही ब्लैंक है, जैसे कि ये आदमी जिसको पता ही है कि उसको क्या करना है तो वो ये यूज करेगा, है ना। क्योंकि उसको फिर कलर भी, पीछे का बैकग्राउंड जो कलर है वो भी सेट करना है, टेक्स्ट का भी कलर सेट करना है, ये सब चीजें करना है। तो ये जैसे कि यहाँ पर लिखा है मैंने, यहाँ पर हेलो लिखता हूँ, अभी ये हेलो हेलो जो है उसको हम लोगों को कलर बदलना है फॉर एग्जाम्पल, तो ये यहाँ पर मैं सेट कर देता हूँ इसको, इसमें स्पेलिंग का एरर आ गया। अभी ये बाहर क्लिक कर दे, ये इसको क्लिक करके यहाँ पर नीचे आपको दिखेगा नहीं, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, मतलब थिक कर दिया मैंने। उसके बाद एक पेन के जैसा आइकॉन है, यहाँ पर है ना मेरा नाम आ रहा है, वहां पर ऐसे नीचे की साइड में ही है, वो शायद मेरे को आना ही पड़ेगा वहां पर ऐसे दिखाने के लिए। लेकिन ये पेन का आइकॉन को क्लिक करेंगे तो विविध तरह के कलर्स भी आ जाते हैं, मैंने ग्रीन किया तो ग्रीन आ सकता है, ब्लू तो ब्लू आ सकता है ऐसे। अच्छा ये हाईलाइट कर रहा है ना, तो ये हाईलाइट का कलर है। अभी इसमें आप अगर फॉन्ट का कलर रखना है अगर, तो फिर आप लोग को करना पड़ेगा, उसके बी के बाजू में ए लिखा है, तो ए मतलब फॉन्ट का कलर हो गया, ये फॉन्ट का कलर चेंज हो रहा है, बैकग्राउंड का कलर जो है वो वही रह रहा है, देखो फॉन्ट का कलर ऑरेंज कर दिया, ब्लैक कर दिया, फिर से वापस, तो ये फॉन्ट का कलर है। तो ये नीचे की लाइन में सब चीजें आपके फोन में है। आप अगर इस चीज को एक्सप्लोर करेंगे तो काफी इजी है एक तरह से। ये बैकग्राउंड का कलर हमको बदलना है, जैसे कि बैकग्राउंड का कलर पिंक कर देना है, तो ये पिंक कर दिया हमने, ठीक है। ऐसे करके आप उसको कलर्स दे सकते हैं। पर ये सब चीजें में कॉम्प्लिकेशन नहीं करना है, तो आप इसमें न्यू में जा करके टेम्पलेट ही यूज करिए, तो उसमें सबसे इजी आपका हो जाएगा। और जो भी आपको अच्छा लगे, देखो बहुत सारे हैं इसमें,
ये बहुत सारे टाइप के डिजाइन है, आप उसमें से जो भी, जैसे कि हमको खाने का करना है तो रेसिपी बुक करके है, देखो यहाँ पर बीच में है लाल कलर का, उसको क्लिक किया तो वो आपको 5 जो स्लाइड, 5-6 स्लाइड जो भी है वो बना के दे देगा आपको। कितनी स्लाइड्स है इसमें? 8 स्लाइड्स है, ठीक है ना। अब 8 स्लाइड्स में जो भी वहां पर लिखा गया है उसको पढ़ना है। सिंपल स्नैक्स बाय योर नेम, अभी देखो सिंपल स्नैक्स की जगह पर आप लिख सकते हो जैम मेकिंग, फिर आपको आपका नाम लिखना है नीचे, और यहाँ पर फर्स्ट सेकंड वाले इसमें जाएंगे अबाउट द शेफ, मतलब आपके बारे में, जो शेफ के बारे में, या कौन से इंग्रेडिएंट्स डालना है, तो आप उसको वहां पर डबल क्लिक करके, इसको डबल क्लिक करके वहां पर लिख सकते हो, ऊपर डबल क्लिक करके उसको बदल सकते हो, इसको डबल क्लिक करेंगे, 2 बार क्लिक करेंगे तो उसको बदल सकते हो। फिर जब सही लगे आपको तो ऊपर देखो ब्लू कलर का टिक मार्क है, राइट लेफ्ट हैंड साइड में ब्लू कलर का टिक मार्क है, उसको टिक मार्क कर दिया तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, फिर से ब्लू वाला तो एक्सेप्ट कर देगा। अच्छा, अभी ये रेडी हो गया फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा बटन है ऊपर की साइड में, प्ले जैसा बटन दिख रहा है, तो वो प्ले करेंगे तो वो दिखाई पड़ेगा कि आपको कैसे प्ले करना है इसको। तो इसमें लिखना है हमको प्रेजेंट ऑन अ न्यू मीटिंग, प्रेजेंट ऑन स्केड्यूल, प्रेजेंट ऑन द कनेक्टेड डिस्प्ले। तो ये पहला वाला क्लिक करेंगे तो ये पूरा का पूरा पीपीटी की तरह चालू हो जाता है और ये पीपीटी रन होता है। आप जब भी क्लिक करेंगे तो वो नेक्स्ट स्लाइड में जाएगा, नेक्स्ट स्लाइड में जाएगा, ऐसे करके पूरा पीपीटी चल रहा है। अभी मैं मेरा फोन घुमा दूंगा फॉर एग्जांपल, तो ये पूरा पीपीटी की तरह ही चल रहा है ना। तो ये पूरा का पूरा आपका पीपीटी 6-7-8 स्लाइड्स थे, वो खत्म हो गई और फिर हम लोग उसको एग्जिट कर सकते हैं ऐसे। तो ये तो 2-3 बटन्स मैं आपको सिखा दिए, उसके साथ एक्सपेरिमेंट कीजिए एटलीस्ट, और आप उसको ट्राई करके देख लीजिए, तब तक हम लोग कल फिर मिल सकते हैं। इसमें पीपीटी में जितना आप समझ रहे हो उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, 3 चीजें होती है इसमें, एक तो पिक्चर होता है, दूसरा वीडियो होता है और टेक्स्ट होता है, ठीक है ना। तो ये 3 चीजों को आप लोगों को ये माइंड में रखना है कि कैसे हम लोग इसको यूज करके इसमें हम डाल सकते हैं। कल जो है मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि हम लोग कैसे वीडियोस भी डाल सकते हैं इसमें, और वो वीडियो डाल करके कैसे हम लोग उसको अच्छे से पीपीटी बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये बायोस्फीयर में मैंने पीपीटी बनाया है, उसमें ये सब चीजें तो चल रही है, ठीक है। इसमें बीच में हमने वीडियो डाला है, फॉर एग्जाम्पल एंथ्रोपोलॉजी के बाद सन एंड द, ये सब पिक्चर्स आ रहे हैं, देखो पिक्चर सब लोड हो रहे हैं क्योंकि वो सब पिक्चर्स बड़ी बड़ी साइज के हैं, तो इसलिए सब लोड होने में टाइम लग रहा है। अभी मैं ढूंढ रहा हूँ वीडियो जहाँ पर रखा है मैंने, ताकि आपको दिखा दूँ कि कैसे पीपीटी में भी अच्छे से वीडियो डालने के बाद कितना अच्छा वो उसका फीलिंग आ जाती है। एक सेकंड, जितना भी इंटरनेट से आप अच्छे से क्वालिटी में पिक्चर उठाओगे ना वो भी अच्छा है। अच्छा, ये भी बात है कि आपको ये पिक्चर उठाने के टाइम पे क्या देखना है, ठीक है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये इसके नीचे कहाँ गया, ये जो बच्चा जो बेल रहा है ना, ये वीडियो नहीं है, ये जिफ फाइल कहते हैं इसको, ये भी कल समझाऊंगा कि क्या होता है। ये एक वीडियो है जो लूप हो रहा है, लेकिन एक्चुअली है ना दृश्य ही है, पिक्चर ही है, लेकिन उसमें 10-15 स्लाइड्स बार बार रिपीट हो रही है ना, तो उसको जिफ फाइल कहते हैं, GIF फाइल। तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। ये सब जिफ फाइल्स है, देखो ये रिपीट हो रही है, सब जितना भी वीडियो है ना वो रिपीट हो रहा है, तो वो एक्चुअली वीडियो नहीं है। असल में वीडियो जो होता है वो कंटिन्यूसली लंबा प्ले होता है, ये सब जिप फाइल्स है, तो वो भी आपका प्रेजेंटेशन को अच्छा बना सकती है। बाकी ये सब जो है पिक्चर्स लगाए गए, इसमें कुछ वीडियो रखा ही नहीं है। देखो अमुक पीपीटी में कि अच्छे बनाने के लिए ऐसा भी जरूरी नहीं कि वीडियोस हो, लेकिन मैं आपको दिखा दूंगा ये भी कैसे करते हैं। बट अभी तो क्या होगा, वो रन ही नहीं हो पाएगा, आपको कैसे ऐड करना है वो शायद कंप्यूटर में ऐड हो पाएगा, एक ये प्रॉब्लम भी है, फोन से शायद ऐड नहीं हो पाता है। हम लोग देखते हैं अभी क्या है उसका सिचुएशन। देखो जैसे कि ये वीडियो है, देखो इसमें प्ले बटन आ गया, ठीक है ना। अभी ये वीडियो मैंने डाला है, उसको प्ले बटन दबा रहा हूँ बीच में, अभी इस फोन में ही प्ले नहीं हो रहा। मैंने है ना ये पीपीटी उसमें बनाया था, प्रेजेंट टू प्ले।
इसमें प्ले ही नहीं हो पा रहा। ओके ठीक है, तो प्रेजेंट करना पड़ेगा, प्रेजेंट ऑन दिस डिवाइस। अभी देखो जैसे यहाँ पर लिखा है प्ले वीडियो, तो वो पूरा वीडियो प्ले होता है। टाइम ले रहा है, कोई बात नहीं। अभी को तो मैं जस्ट समराइज कर देता हूँ, बहुत इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है हमको। जस्ट आप एक नया स्लाइड शो ले लो, उसमें से नया में से प्लस दबा के आप उसमें से टेम्पलेट ले लो एक, और टेम्पलेट में से आप स्टूडेंट सर्टिफिकेट है, प्रोटोटाइपिंग प्रेजेंटेशन है, पिच, आप उसमें से मैं आपके लिए गाइड करता हूँ कि कौन सा ले आप, है ना। कलर्स के हिसाब से भी ले सकते हैं, आपको जो भी अच्छा लगे। जैसे कि ये फोटो एल्बम करके है, वो सबसे इजी आपको हो जाएगा कि आपको सीधा सिर्फ फोटो ही डालने हैं, तो वो आपको वहाँ पर रेडीमेड मिल जाएगा, कैसे कैसे कौन से हेडिंग में कौन से फोटो डालने हैं। और फिर आपको सिर्फ उसको वहां पर जा करके ये मैं अंडू करता हूँ इसको, ताकि वो फिर से सही हो जाए। पिक्चर को ऑलवेज यहाँ पर कोने में से खींचना है, ताकि वो पूरा का पूरा जो है वो उसका उसका रेशियो कहते हैं, उसका रेशियो बरकरार रहे। अभी ये रेशियो बरकरार रह रहा है, ठीक है ना, ताकि उसका लंबाई और चौड़ाई जो वो बरकरार रहे। अगर आपको कट करना है इसको, जैसे कि मान लो कि इसको सिर्फ ये नीलकंठ वर्णी बीच लेफ्ट साइड में वही रखना है, तो यहाँ पर तीसरा आइकॉन है पेन, जो नीचे दिख रहा है ना, सब मेरा नाम के नीचे पेन है, सबसे नीचे आप स्क्रीन में देखिए, उसमें सेकंड वाला है ऑप्शन, वहां पर आप कट हो गया, मेरा नाम उसके ऊपर आ गया, उसको मैं क्लिक करता हूँ तो क्रॉप आ जाता है। अब क्रॉप आ जाएगा तब ऐसी लाइंस दिखेगी, काली लाइंस, तो ऐसे करके आप कट कर सकते हो। देखो वहां पर जो नदी थी वो कट हो गई, तो इसको क्रॉपिंग कहते हैं। ये भी आपको दिखा दूंगा। अब जैसे कि ऊपर भी टेक्स्ट लिखा है वो भी हटा देना, वो भी कट कर देना है। यहाँ पर वो जो थोड़ा सा वो तिलक है वो भी हटा देना है, सिर्फ नीलकंठ वर्णी जैसे कि रखना है, इतना रख दिया। ठीक है, अब ये मेरे को सही लग रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ उसको अरे सॉरी, अंडू करना पड़ेगा। अब ये सही लग रहा है, तो मैं ब्लू कलर का टिक मार्क ऊपर है, देखो उसको क्लिक कर दिया, तो वो इतना ही पिक्चर वहां पर आ गया, तो इसको क्रॉपिंग कहते हैं। फिर से गड़बड़ हो गई, तो अंडू करते हैं, है ना। अंडू के लिए ब्लू टिक के बाजू में ही है, लेफ्ट और राइट एरो जा रहे हैं ऊपर की साइड में, देखिए उसको मैं क्लिक करता हूँ। देखो फिर से मैं क्लिक कर रहा हूँ ब्लू कलर का, तो उसमें अंडू और रीडू आएगा, तो आपको अंडू करना है ताकि वो सही हो जाए। अभी मुझको उसको हटाना है, तो बीच में बिल्कुल क्लिक करके उसको ऐसे रख देना है, यहाँ पर रख दिया, फिर इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया, है ना। तो हम लोगों ने साइज के हिसाब से वहां पर पीपीटी में सेट कर दिया। तो ऐसे करके इसको इसको एक तरह का एडिटिंग कह सकते हैं, कि आपने इसको पिक्चर को एडिट कर दिया, ये साइज सेट हो गई, ठीक है ना। तो ये ऐसे तरह की भी आपको पिक्चर्स सेट कर सकते हैं। और टेक्स्ट ऐड करने के लिए मैंने आपको बता दिया, टेक्स्ट जो आपको कीबोर्ड के हिसाब से हिंदी टाइप करेंगे, वो आप एक बार इसमें से डबल क्लिक करेंगे और आपका कीबोर्ड चेंज करेंगे यहाँ से, तो आपको गुजराती में, हिंदी में, जो भी आपको, हालांकि मेरे ख्याल से मैम आपको हिंदी में ही कहेंगे, तो हिंदी में ही रखेंगे। सब लोगों को हिंदी के साथ तो प्रॉब्लम नहीं है ना नहीं, લખને में? હમણાં ગુજરાતીમાં બનાવવાનું છે। ઠીક છે, તો હા એકદમ કરીએ। તમને તમને લેંગ્વેજમાં જે છે એ અહીંયાથી તમે કીબોર્ડમાંથી મને લાગે તમારા ફોનમાંથી ચૂઝ કરી શકશો છો। તો એ આપણે લોંગ પ્રેસ કરીને આપણે ગુજરાતીમાં ટાઈપ કરશું, જે કાંઈ થાય ટાઈપ થાય છે। શેર છે, શેરમાં કર્યું તો એમાં પૂછશે કે કોને શેર કરવું છે તમને, તો એમાં એનો એડ્રેસ, ઈમેલ એડ્રેસ લખવાનું હોય,
બરોબર? ઓકે. હવે ઈમેલ એડ્રેસ આપણે યાદ નથી એ વ્યક્તિનો, તો આપણે અહીંયાથી એમ કહી શકીએ કે નોટ શેર જે તાળું દેખાય છે ને તે વચમાં, એ તાળું મૂકેલ છે, એને આપણે ક્લિક કરી અને રિસ્ટ્રિક્ટેડ જે લખ્યું છે કે ઓન્લી પીપલ એડેડ ઓન ધીસ લિંક કેન ઓપન, એને આપણે ચેન્જ કરવું છે, એને આપણે તાળુંને ખોલી નાખશું અને આપણે એમાં લિંક કરશું કે એનીવન વિથ લિંક, બીજો ઓપ્શન છે. બીજો એનીવન વિથ લિંક એટલે જેના પાસે લિંક હશે એ આ પણ કરી શકશે. તો હવે એ પૂછશે કે પછી એ કેવી નામ એને જોઈ શકશે, તો કે વ્યુઅર મોડમાં કે એડિટર મોડમાં કે કોમેન્ટર મોડમાં, તો એ પણ તમે ચેન્જ કરજો. વ્યુઅર એટલે ખાલી જોઈ શકે, કોમેન્ટરમાં મતલબ જોઈ શકે અને કોમેન્ટ પણ કરી શકે, અને એડિટર છેલ્લું જે ઓપ્શન છે જરાક પંચાતું નહીં, એડિટર એટલે એ પણ એડિટ પણ કરી શકે, એમાં ડિલીટ કરી શકે, ઉમેરી શકે, ચેન્જ કરી શકે એની લોકેશન. તો એડિટર એટલે એડિટરમાં સૌથી વધારે એને રાઇટ્સ હોય. તો આપણે વ્યુઅર જ રાખો, ખાલી જોઈ જ શકે, કોમેન્ટ પણ ન કરી શકે, ખાલી જોઈ શકે પીપીટી. તો એની વન વિથ વ્યુઅર રાઇટ્સ મળી ગયા, બરોબર. પછી આપણે બેક એરો ઉપરની સાઈડમાં જે ટાઈમ લખ્યો છે એની ઉપરની સાઈડમાં લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં ક્લિક કરશો બેક એરો, તો હવે આપણે જોશું કે એની વન વિથ લિંક એ આ મારું પીપીટી જોઈ શકશે, આવી ગયું, અપડેટ થઈ ગયું. એનો અહીંયા વચમાં તમે જોશો તો આખું વર્લ્ડનો મેપ આવી ગયો છે, એટલે કોઈ પણ દુનિયામાં આ લિંક દ્વારા એ જોઈ શકે. હવે આપણે એ જોઈએ તો આ લિંક જે છે એને આપણે અહીંયા જો રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં ઉપર એક ચેનનો એક નાનકડો આઇકોન છે, ચેન જેવી દોરેલી છે નાનકડી, એને આપણે ક્લિક કરશું એટલે એ તમને કહેશે કે લિંક કોપી થઈ ગઈ. હવે લિંક કોપી થઈ ગઈ એટલે આપણે એને શેર કરી શકીએ વચમાંથી. જો વચમાંથી શેર કરો, વોટ્સઅપમાં પણ તમે મૂકી શકો છો, બરોબર ને. હવે વોટ્સઅપમાં માની લો કે હું હમણાં તમારા સામે મૂકું છું ડીવોકના ગ્રુપમાં, તો ડીવોકના ગ્રુપમાં આ સિમ્પલ રેસીપી બુક હું આ મૂકું છું. હવે તમે તમારા ફોનમાંથી આ રેસીપી બુકને ઓપન કરી શકો છો, બરોબર. એટલું સિમ્પલ છે શેર કરું પીપીટી. એટલે આ દુનિયામાં કોઈને પણ આ તમે લિંક શેર કરી શકો, અને જેના પાસે લિંક હશે એ જ ઓપન કરી શકશે, એને બીજું કોઈ પણ આપણી ડ્રાઈવને ઓપન નહીં કરી શકે, બરોબર. અને આ બધી તમારી ગૂગલ ડ્રાઈવમાં જ સેવ થતું જશે, જેટલા બી પીપીટી છે બાળા એ ગૂગલની ડ્રાઈવમાં સેવ થયેલા છે આ બધે, બરોબર ને. કેમ કે 15 GB હોય આપણા પાસે તો ઘણું કામ આપણે કરી શકીએ. તો આ રીતે બેઝિક મેં તમને સમજાવ્યું છે, અને તમે એ જ રેસીપી બુકને ખોલીને તમે જોશો તો તમે વ્યુઅર જ તરીકે જોઈ શકશો, પણ છતાંય પણ તમને આઈડિયા આવી જશે કે કેમ કરવાનું છે. અને તમે જરૂર ટ્રાય કરો. આમાં અડધી કલાક તમે મથશો ને એટલે ઘણી કાફી વસ્તુ તમને ક્લિયર થઈ જશે. બાકી બીજું કંઈ પણ ક્વેશ્ચન આપણે કાલે લઈએ તો ચાલે, બરોબર. ક્વેશ્ચન લેતા આવજો, બરોબર ને, તો આપણે એ પ્રમાણે પછી આપણે હેન્ડલ કરશું આપણે. ઓકે, કાલે. हाँ, बरोबर ने. चलिए तो क्लास को एंड करें अभी. ठीक है, काले पानो काय पण क्वेश्चन हसे तो लेसु, बरोबर. ओके. ओके, चलो, नमस्ते.